बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो हाजिर है एक बहुत बड़ी खुशखबरी के साथ कि जिसका स्टूडेंट्स को बहुत ही बेसब्री के साथ इंतज़ार था। फ़िज़िक्स 101 की फ़ाइनल टर्म प्रिपरेशन की वीडियो के साथ हम हाजिर हैं। इसमें हम 130 एमसीक्यूज़ इंशाल्लाह ताला कवर करेंगे। 130 के करीब एमसीक्यूज़ होंगे जिनको हम विद कॉन्सेप्ट और एक्सप्लेनेशन के साथ क्लियर करेंगे। मैं आपको बताता चलूँ कि जो भी कोई फार्मूला होगा या कोई वैल्यू होगी कांस्टेंट एमसीक्यूज़, वो आपने एज़ इट याद रखनी है और जहाँ पे कोई भी एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत होगी वो मैं आपको वहाँ पे बताता जाऊँगा, ठीक है? तो यहाँ पे हमारी ये है कि MTH 101, MTH 100, MTH 202 की ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों वीडियोज़ दोनों किस्म की वीडियोज़ जो हैं वो हमारी अपलोड हो चुकी हैं चैनल पर। तो आपने 5 मैथमेटिक्स को लाज़मी विज़िट करना है, पेपर्स आपके बहुत करीब हैं। तो वीडियोज़ को देखकर दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। जो भी वीडियो देखें दोस्तों में उसको लाज़मी शेयर करें ताकि दूसरे स्टूडेंट्स का भी भला हो जाए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी तक आपने चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब करना है। दूसरा ये है कि कामयाबी जो है सक्सेस है उसका कोई शॉर्टकट नहीं है, ठीक है? लास्ट पे मैं आपको सब्जेक्टिव के बारे में भी गाइडलाइंस बता दूँगा, ठीक है? तो वीडियो को आपने कंप्लीट देखना है, वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, वीडियो को कंप्लीट देखना है। और जो हमारी लेक्चर सीरीज़ है फिज़िक्स 101 की जिसने वो कंप्लीट की होगी उसके लिए ये कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये सारे एमसीक्यूज़ हलवा होंगे उसके लिए, वो ईज़िली सॉल्व कर लेगा। तो आपको यही सबसे पहले ये है कि आप जाके सीरीज़ भी देखें। यहाँ पे मेरे से जितना एक्सप्लेन हो सकेगा, क्योंकि टाइम कम होता है तो वीडियो को कवर करना होता है तो वो मैं एक्सप्लेन करता जाऊँगा, ठीक है? बाकी चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा पहला क्वेश्चन जो है इसमें हमारे पास ये है कि द एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन फ्रीक्वेंसी रेंजेस फ्रॉम। हमारे पास दो तरह के मॉड्यूलेशंस होते हैं जिसमें फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन एक होता है और दूसरा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। हमने यहाँ पे एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की फ्रीक्वेंसी की रेंज बतानी है कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की फ्रीक्वेंसी की रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है। तो इसकी वैल्यू होती है 540 किलो हर्ट्ज से लेकर 1600 किलो हर्ट्ज तक, ठीक है? ये आपने याद रखनी है कि ये एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की है। और अगर आपको वो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन की रेंज पूछते हैं तो वो है 88 मेगाहर्ट्ज से लेकर 108 मेगाहर्ट्ज तक, ठीक है? ये मैंने आपको दोनों रेंजेस बता दी हैं, इनमें से एक इंशाल्लाह ताला लाजमी आपके पेपर में आएगी। तो ये होता है कि बाज़ औक़ात वैल्यूज़ थोड़ी थोड़ी चेंज होती है, यार यहाँ पे 535 हो सकता है, यहाँ पे 1700 हो सकता है। तो जो बिल्कुल करीब होगी इनके वैल्यूज़ वो आपने उसको सिलेक्ट करना है, ठीक है? बाकी ये मैंने बिल्कुल करेक्ट लिखी हैं, आप गूगल से भी मैंने वेरीफाई किया है इनको, ठीक है? तो जो हमारे क्विज़ में आई थी वो ये वैल्यूज़ थी, ठीक है? तो आपने यही दो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन और एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन दोनों की वैल्यूज़ को याद रखना है ताकि कोई भी आ जाए तो आप उसको क्लियर कर लें। नेक्स्ट हमारे पास है द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट ब्राइट फ्रिंजेस। तो हमारे पास उसने पूछा है कि आपने याद रखना है कि ब्राइट फ्रिंजेस का पूछा है, ठीक है? ये हमारे पास यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का है कि जब वो बनती हैं फ्रिंजेस बनती हैं डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस बनती हैं तो उनके दरमियान जो दो लगातार ब्राइट फ्रिंजेस हैं उनके दरमियान डिस्टेंस का क्या फार्मूला है, आपने वो फार्मूला बताना है। तो इसको बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी वैल्यू होती है लैम्डा एल ओवर डी, ठीक है? यहाँ पे डी जो है वो डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स है, ठीक है? जो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में इस्तेमाल होती हैं, जो उनके दरमियान डिस्टेंस है उसको डी से रिप्रेजेंट करते हैं। और एल जो है डिस्टेंस बिटवीन स्क्रीन, स्क्रीन क्या होती है जहाँ पे ये ब्राइट फ्रिंजेस बनती हैं जाके, वो एल जो है डिस्टेंस बिटवीन स्क्रीन और स्लिट के दरमियान जो डिस्टेंस होगा हम उसको एल से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है? तो आपने ये ब्राइट फ्रिंजेस का जो डिस्टेंस है उसका फार्मूला लाजमी याद रखना है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है कि 2d साइन थीटा इज इक्वल टू m लैम्डा। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम ब्रैग्स फार्मूला भी बोल सकते हैं, ब्रैग्स इक्वेशन भी बोल सकते हैं, ठीक है? ये ब्रैग कोई साइंसदान का नाम था, उसके नाम पे ये इक्वेशन बनी है। तो ब्रैग्स इक्वेशन भी बोल सकते हैं और ब्रैग्स फार्मूला भी बोल सकते हैं। ये आपको वैसे भी पूछ सकते हैं, तो आपने ये फार्मूला भी याद रखना है और इक्वेशन का नाम भी याद रखना है। 2d साइन थीटा इज इक्वल टू m लैम्डा, इसको हम क्या बोलते हैं? ब्रैग्स इक्वेशन बोलते हैं। व्हेन यू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर योर इमेज इज, जब आप जो आपका ड्रेसिंग टेबल होता है या जो नॉर्मल आपका घर में मिरर होता है, शीशा होता है, तो जब आप उसके सामने खड़े होते हैं तो उसमें आपकी किस तरह की इमेज बनती है, ठीक है? तो आपकी एक तो वो वर्चुअल इमेज होती है, ठीक है? इरेक्ट का क्या मतलब है? सीधी होती है। ये तो नहीं कि आपका सर नीचे चला जाता है और टांगे ऊपर चली जाती है, नहीं, सर ऊपर होगा,
टांगे नीचे की तरफ ही, मतलब जिस तरह आप खड़े होंगे, ठीक है। एंड सेम साइज एज ऑफ यू, और उसी साइज़ की बनेगी जिस साइज़ के आप हैं, ठीक है। छोटी या बड़ी नहीं होगी। कुछ मिरर्स होते हैं वो छोटा कर देते हैं इमेज के साइज़ को और कुछ बड़ा करके दिखा देते हैं, ठीक है। तो जो हमारे घरों में नॉर्मल है वो उसके बारे में, प्लेन मिरर के बारे में पूछा गया है, तो उसमें आपकी वर्चुअल इरेक्ट मतलब कि सीधी और उसी साइज़ की इमेज बनती है, ठीक है। द प्लांट्स लुक ग्रीन, इट इज़ बिकॉज दे हैव क्लोरोफिल इन दैम, क्लोरोफिल मेक्स लीव्स ग्रीन टू ऑब्जॉर्ब। अच्छा, जो हमारे प्लांट्स होते हैं ना, उनमें हमारा जो पत्ते होते हैं वो क्लोरोफिल उनमें एक मटेरियल होता है, ठीक है। जो क्लोरोफिल मटेरियल होता है वो क्या करता है कि रेड और ब्लू, जो हमारे 3 तरह के प्राइमरी कलर्स होते हैं, रेड, ब्लू और ग्रीन, इनको प्राइमरी कलर्स बोलते हैं, ठीक है। जो रेड और ब्लू होता है ना, उनको क्लोरोफिल अब्ज़ॉर्ब कर लेता है, जज़ब कर लेता है, और जो ग्रीन होता है वो हमें नज़र आता है, वो हमें शो करवा देता है, ठीक है। क्लोरोफिल का क्या काम होता है, वो रेड और ब्लू दोनों कलर्स को ऑब्ज़र्व कर लेता है और ग्रीन हमें शो करवा देता है, ठीक है। तो ये इसका यही मतलब है कि वो कौन कौन से कलर्स को ऑब्ज़र्व करता है। जो क्लोरोफिल है तो रेड और ब्लू को वो ऑब्ज़र्व कर लेता है। द वेवलेंथ ऑफ लाइट बीम ए इज़ ट्वाइस द वेवलेंथ ऑफ लाइट बीम बी, द एनर्जी ऑफ फोटॉन इन बीम ए इज़। वो कह रहा है कि जो वेवलेंथ है लाइट बीम ए की, वो 2 गुना है लाइट बीम बी की वेवलेंथ से, ठीक है। हमारे पास 2 बीम्स ऑफ लाइट हैं, एक ए बीम ऑफ लाइट है और एक बी बीम ऑफ लाइट है। तो उसमें जो ए बीम ऑफ लाइट की वेवलेंथ है वो 2 गुना है एज़ कंपेयर टू बी बीम ऑफ लाइट के, ठीक है। यानी कि उसके 2 गुना है। बी बीम ऑफ लाइट जो है उसकी वेवलेंथ के 2 गुना है ए की जो वेवलेंथ है। तो हमने एनर्जी फाइंड आउट करनी है ए की, ठीक है। जो बीम ऑफ लाइट ए है उसके फोटॉन की एनर्जी क्या होगी, तो आपने सिंपल सा फार्मूला याद रखना है कि जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी उसकी एनर्जी कम होगी, और जिसकी एनर्जी ज़्यादा होगी उसकी वेवलेंथ कम होगी। तो हमें यहाँ पर जो है वो वेवलेंथ दी गई है और हमने ए की एनर्जी फाइंड आउट करनी है। तो देखें कि जो हमारे पास हमारे पास है बीम, उसकी जो है वो वेवलेंथ ज़्यादा है, 2 गुना है, ठीक है। ए बीम की जो वेवलेंथ है वो 2 गुना है, इसलिए उसकी एनर्जी जो है वो कम होगी। ये मैंने फार्मूला लिखा है कि E इज़ इक्वल टू एच सी ओवर लैम्डा। तो जो चीज़ नीचे होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, तो वो जब ज़्यादा होगी तो एनर्जी कम हो जाएगी, और जब वो कम होगी तो एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी। अब इसकी जो बीम ऑफ लाइट ए है उसकी वेवलेंथ ज़्यादा है, तो इसका वेवलेंथ 2 गुना है, तो इसका मतलब ये है कि उसकी जो एनर्जी है वो हाफ हो जाएगी, ठीक है। यानी कि उसकी एनर्जी फिर हाफ हो जाएगी एज़ कंपेयर टू बीम ऑफ लाइट बी, ठीक है। तो यही मैंने लिखा है कि हाफ द एनर्जी ऑफ फोटॉन इन बीम बी। तो अगर हम ए की एनर्जी की बात करें तो वो आधी होगी बीम बी की एनर्जी से। तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया, इन्वर्सली जो चीज़ नीचे होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैज़ फोटॉन विद ग्रेटेस्ट मोमेंटम। तो हमने पढ़ा था कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं उसके डिफरेंट जो स्पेक्ट्रम्स, उसका जो हमारे पास स्पेक्ट्रम होता है उसमें डिफरेंट किस्म की जो हमारे पास होती हैं, ठीक है। तो वेव्स होती हैं, तो उसमें जो सबसे ज़्यादा ग्रेटेस्ट मोमेंटम है वो किस वेव का होता है, वो एक्स रेज़ का होता है, ठीक है। जो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में जो मोमेंटम होता है वो किस तरह की वेव्स का होता है, जो एक्स रेज वेव हैं उनका मोमेंटम सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है कि व्हाट व्हेन अ चार्ज इज प्रोजेक्टेड परपेंडिकुलर टू अ मैग्नेटिक फील्ड इट्स पाथ इज। तो आपने याद रखना है कि जब भी हम किसी चार्ज को प्रोजेक्ट करते हैं किसी मैग्नेटिक फील्ड में, प्रोजेक्ट का क्या मतलब है कि किसी मैग्नेटिक फील्ड में रख देना। तो किसी मैग्नेटिक फील्ड में जब हम किसी चार्ज को परपेंडिकुलर रखते हैं ना, तो उसका जो पाथ होगा ना वो सर्कुलर हो जाएगा, ठीक है। सर्कुलर हो जाएगा वेलोसिटी, क्योंकि हमारे पास हमने उसको परपेंडिकुलर रखा है। तो परपेंडिकुलर की शक्ल में जब परपेंडिकुलर होगा हमारा चार्ज मैग्नेटिक फील्ड के, तो उसका जो पाथ होगा वो सर्कुलर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि जो वेलोसिटी वेक्टर होगा वो परपेंडिकुलर हो जाएगा, क्योंकि हमने उसको परपेंडिकुलर रखा है। नेक्स्ट है कि अगर हमने जो वेलोसिटी वेक्टर है हमारा वो पैरेलल है मैग्नेटिक फील्ड के, जब हमारा वेलोसिटी वेक्टर पैरेलल होगा मैग्नेटिक फील्ड के तो जो पाथ बनेगा वो क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। अगर हमने किसी भी एंगल, किसी नॉर्मल एंगल पे वेलोसिटी वेक्टर को रखा है तो फिर हमारा जो पाथ होगा वो स्पाइरल होगा, यानी कि स्प्रिंग शेप का, जिस तरह के कोई स्प्रिंग होता है, ठीक है। तो ये मैंने आपको तीनों केसेस बता दिए, आपने तीनों को याद रखना है, कोई भी इनमें से आ सकता है। नेक्स्ट हमारे पास है कि कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर इन
वैक्यूम इज गिवन बाय, ठीक है। वैक्यूम में जो कैपेसिटर की कैपेसिटेंस होती है उसका फार्मूला आपने बताना है। तो ये होता है C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A/D, ठीक है। ए यहाँ पे प्लेट्स के दरमियान एरिया है, ठीक है। तो एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एप्सिलॉन नॉट होता है, ठीक है। और इसकी वैल्यू क्या होती है, ये वैल्यू भी आपको पूछ सकते हैं पेपर में, 8.854 इंटू 10⁻⁻12 फैरड पर मीटर, ठीक है। तो ये आपने ये वैल्यू भी याद रखनी है। व्हाट व्हेन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मीट्स अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस द डायरेक्शन टेकन बाय रिफ्लेक्टेड वेव इज डिटरमाइंड बाय, वो कह रहा है कि जब हम किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को रिफ्लेक्टिंग सरफेस से वो जाके मिलती है तो उसकी जो डायरेक्शन है जो रिफ्लेक्टेड, ठीक है, जब भी किसी रिफ्लेक्टेड सरफेस से कोई वेव टकराएगी तो वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो उसने पूछा है कि जो रिफ्लेक्टेड वेव की डायरेक्शन होगी वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, वो हम एंगल ऑफ इंसिडेंस से फाइंड आउट करेंगे। जो हमने जिस एंगल पे वो हमारी वेव गई थी ना, उसी एंगल से हम उसकी जो है वो डायरेक्शन फाइंड आउट करेंगे आफ्टर रिफ्लेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है कि इंटरफेरेंस ऑफ लाइट इज एविडेंट दैट, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, वो पूछ रहा है कि जो इंटरफेरेंस, जो लाइट जो है वो इंटरफेरेंस बिहेवियर शो करती है। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट के बिहेवियर को शो करने से हम क्या मुराद लेते हैं, तो इसका मतलब ये है कि लाइट जो है वो वेव फिनोमिना रखती है। वैसे तो लाइट की डुअल नेचर है, लाइट जो है वो पार्टिकल नेचर की भी है और वेव नेचर की भी है। तो जो इंटरफेरेंस का फिनोमिना है उसकी वजह से हमें ये चीज़ मालूम होती है कि जो लाइट है उसकी वेव नेचर भी है, ठीक है। तो आपने इसको वेव नेचर वाला ऑप्शन लगाना है कि वेव फिनोमिना है ये। नेक्स्ट है हमारे पास द स्ट्रेंथ ऑफ अ लेंस इज मेजर्ड इन, तो जो किसी भी लेंस की, हमारे पास दो तरह के लेंस होते हैं, कनकेव और कन्वेक्स, ठीक है। उनकी जो स्ट्रेंथ हम मेजर करते हैं वो किस यूनिट में मेजर करते हैं, डायोप्टर में। तो ये यूनिट आपने याद रखना है, ये यूनिट आपका बहुत अहम है। तो डायोप्टर में हम इसको मेजर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द यूनिट्स ऑफ स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट आर, तो हमने इसके जो स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है जिसको ये सिग्मा से हम रिप्रेजेंट करते हैं, इसका फार्मूला होता है E/T⁴। तो ये आपने फार्मूला भी याद रखना है, और बताने तो आपने इसके यूनिट हैं लेकिन मैंने आपको फार्मूला भी बता दिया है, ठीक है। वो भी आ सकता है पेपर में, ठीक है। E/T⁴। तो सिग्मा के यूनिट क्या होते हैं, जो एनर्जी होती है उसका यूनिट होता है, ये देखें W, ठीक है। एनर्जी हमारे पास यहाँ पे W आ गई, नीचे मीटर स्क्वायर इंटू K⁴, ठीक है। देखें कि एनर्जी जो होती है वो हमारे पास होती है वाट्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। वाट पर यूनिट एरिया यानी वर्क करने के W/T होता है, ठीक है, W/T होता है। तो हमारे पास आ जाएगा W m² इंटू K⁴ आ जाएगा। तो ये हमारे पास W m² को ऊपर ले गए, m⁻², K⁻4 आ जाएगा। तो ये आपने फार्मूला और इसका यूनिट याद रखना है, ये आपको क्वेश्चन में लाजमी आएगा इंशाल्लाह। नेक्स्ट है कि फाइबर ऑप्टिक्स वर्क्स ऑन प्रिंसिपल, किस प्रिंसिपल पे फाइबर ऑप्टिक्स जो है वो अमल करती है, किस प्रिंसिपल पर वो काम करती है। तो इसका जो प्रिंसिपल होता है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, ये आपने याद रखना है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। द टोटल एनर्जी इन एन LC सर्किट इज 5 × 10⁻⁻6 जूल इफ L इज इक्वल टू 25 मिली mH द मैक्सिमम करंट इज, ठीक है। वो कह रहा है कि किसी LC सर्किट में जो टोटल एनर्जी है वो इतनी है, और अगर हमारे पास जो L की वैल्यू है वो ये है तो हमने मैक्सिमम करंट की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये देखें मैंने मैक्सिमम करंट का फार्मूला लिख दिया है, I मैक्सिमम इज इक्वल टू 2 × टोटल एनर्जी ओवर L, सारे का स्क्वायर रूट, ठीक है। तो ये मैंने आपको फार्मूला लिख दिया, इसमें आपने सिंपल वैल्यूज़ को पुट करके थोड़ा सा सॉल्व करना है। तो ये देखें 2 वैसे ही आ गया, टोटल एनर्जी हमारे पास ये थी वो रखें, L की वैल्यू रखें तो 25 × 10⁻³ मिली की जो हमारे पास वैल्यू होती है वो 10⁻³ होती है। तो I मैक्सिमम यहाँ पे आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 4 × 10⁻⁴ का स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, 10⁻⁴ का 10⁻² हो जाएगा। तो इसको आप डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो ये 0.02 एम्पेयर आ जाएगा, लेकिन जब आप इसको मिली एम्पेयर में कंपेयर करेंगे तो ये 10 इसके आ जाएगा 20 मिली एम्पेयर, ठीक है। यानी कि इसको आप जब मिली में लेके जाएंगे 10⁻³ में लेके जाएंगे इस चीज़ को, तो ये आपको 20 मिली एम्पेयर पे मिल जाएगा, ठीक है। सिंपल आपने क्या करना है कि इस पॉइंट को 3 डेसिमल इस तरफ लेके जाना है राइट पे।
तो 0 टू 0 एक और 0 लगा के फिर लास्ट पे आपने पॉइंट लगाना है, तो वो 10⁻³ आएगा, क्योंकि आपने जो हमारे पास ये पॉइंट है इसको आप राइट की तरफ लेके गए हैं 3 पॉइंट्स, तो 10⁻³ आ जाएगा। अगर आप लेफ्ट की तरफ लेके जाएं तो पॉजिटिव पावर आती है, लेकिन राइट की तरफ लेके जाएं तो 10⁻³ इसका आ जाएगा। तो वो -3 जो होता है वो मिली के बराबर है, और एम्पेयर तो साथ इसके वैसे ही मौजूद है, ठीक है। ये थोड़ी सी कैलकुलेशन वाला है और इस तरह के काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए मैंने आपको कॉन्सेप्ट के साथ ये करवाया है, ठीक है। ए स्टूडेंट रब्स अ रॉड हेल्ड इन हिज हैंड, कहता है कि एक स्टूडेंट के हाथ में कोई रॉड है और वो उसको रगड़ता है। विच एक्शन काजेज द रॉड टू गेन अ लार्ज इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज, तो इस आपने बताना है कि कौन से एक्शन की वजह से जो इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज है वो ज़्यादा रॉड पर आएगा। तो जब आप पॉलीथीन रॉड को किसी वूलन डस्टर, ठीक है, जो आपके पास वो वाइट बोर्ड के डस्टर्स वगैरह होते थे, अगर आप उसके साथ पॉलीथीन रॉड को रगड़ेंगे तो जो हमारी रॉड होगी वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन्स को ले लेगी, ठीक है, हासिल कर लेगी, और डस्टर जो है वहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांसफ़र हो जाएंगे रॉड पर, तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। जो इलेक्ट्रॉन्स को दे देता है वो पॉजिटिव चार्ज बन जाता है, और जो इलेक्ट्रॉन्स को ले लेता है वो नेगेटिव चार्ज बन जाता है, ठीक है। ये कंसेप्ट होता है इसका। नेक्स्ट है कि ए स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर इज़ यूज टू, तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर जो होता है वो वोल्टेज को इंक्रीज करने के लिए इस्तेमाल होता है, और जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है वो वोल्टेज को डिक्रीज करने के लिए, कम करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो आपने याद रखना है कि जब वोल्टेज हमारे डिक्रीज होंगे तो करंट हमारा इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। ये भी आपने एक क्वेश्चन याद रखना है, वो आपको ये भी पूछ सकते हैं कि जब आपके वोल्टेज इंक्रीज होंगे तो आपका करंट डिक्रीज हो जाएगा, और जब आपके वोल्टेज डिक्रीज होंगे तो करंट इंक्रीज हो जाएगा। ये आपने चीज़ याद रखनी है। द मोस्ट रिफाइंड फॉर्म ऑफ मैटर इज़, ठीक है, जो मैटर की, वैसे तो हमारे पास जो लाइट है वो मैटर नहीं है, आपने याद रखना है कि जो लाइट है वो मैटर नहीं है, लेकिन जो आपके एमसीक्यूज़ में बेस्ट ऑप्शन मुझे लगा वो लाइट ही है, ठीक है, उस कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि उसमें जो है वो और तरह के ऑप्शंस थे, तो जो उसके मुताबिक है वो लाइट ही आंसर बनता है। लेकिन जो लाइट है वो आपको पता है कि मैटर जो होता है ना, मैटर का मास भी होता है और वज़न भी होता है। लाइट जो है वो मास तो है उसका, लेकिन वज़न नहीं होगा, तो इस वजह से वो मैटर नहीं कहलाती, लेकिन हमारे पास जो आंसर है वो लाइट है। अगर ये ऑप्शन आ जाए तो आपने लाइट ही लगा देना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है कि 2 पैरेलल स्ट्रेट वायर्स कैरिंग करंट इन सेम डायरेक्शन विल, आपने याद रखना है कि जो पैरेलल स्ट्रेट वायर्स अगर उनमें सेम डायरेक्शन में करंट जो है वो बह रहा है, फ्लो कर रहा है, तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी। जब उन करंट के दोनों में डायरेक्शन सेम होगी तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। जब उनमें करंट की डायरेक्शन अपोजिट होगी, एक में क्लॉकवाइज होगी एक में एंटी क्लॉकवाइज होगी, तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगी, यानी कि परे धकेल लेंगी, ठीक है। आपने याद रखना है कि जब दोनों की डायरेक्शन सेम होगी तो वो हमारे पास क्या होगा, अट्रैक्ट करेंगी, और जब डायरेक्शन करंट की डिफरेंट होगी तो वो एक दूसरे को रिपेल कर देंगी। नेक्स्ट हमारे पास है कि टेस्ला इज द यूनिट ऑफ, किस चीज़ का यूनिट है टेस्ला, मैग्नेटिक फ्लक्स का। ए particular device transmitted a signal in the form of electromagnetic waves of frequency this, what is lambda, ठीक है। कोई भी एक पर्टिकुलर डिवाइस थी, उसने कोई सिग्नल ट्रांसमिट किया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की शक्ल में, जिसकी फ्रीक्वेंसी हमें ये गिवन है 7.5 × 10⁸ हर्ट्ज़। हमने उसकी वेव लेंथ फाइंड आउट करनी है, तो हमें पता है कि c = f लैम्डा होता है, और यहाँ से लैम्डा की वैल्यू c/f आ जाएगी। तो c जो है वो स्पीड ऑफ लाइट हमें पता है 3 × 10⁸, तो f की वैल्यू नीचे रखें तो इसको थोड़ा 10⁸ से कट जाएगा, और ये 3 × 7.5 ये 0.4 मीटर इसकी वेव लेंथ आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है कि ए पार्टिकल कैरिंग अ चार्ज ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन फॉल्स थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 3 वोल्ट, द एनर्जी एक्वायर्ड बाय इट, ठीक है। कोई एक पार्टिकल है, उस पर कितना चार्ज है, 2 इलेक्ट्रॉन चार्ज है, और उसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो हमारे पास 3 वोल्ट है, तो हमने उसकी एनर्जी फाइंड आउट करनी है। तो एनर्जी का जो फार्मूला होता है E = Q × V के बराबर है। एनर्जी किसके बराबर होती है, Q × V के बराबर।
तो Q की वैल्यू 2 इलेक्ट्रॉन है और वोल्टेज की वैल्यू पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू कितनी है, V की वैल्यू कितनी है 3V। तो ये हमारे पास 3 2 बार 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। तो नेक्स्ट हमारे पास है कि ग्रीन हाउस गैसेज ऑब्जॉर्ब डैश रेडिएशंस। जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं वो कौन सी रेडिएशंस को ऑब्जॉर्ब करती हैं, इंफ्रारेड जो रेडिएशंस होती हैं उनको ऑब्जॉर्ब कर लेती हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कि पोटेंशियोमीटर कैन बी यूज्ड एज। जो पोटेंशियोमीटर होता है वो कौन सा डिवाइस होता है, सबसे पहले आपने पोटेंशियोमीटर की डेफिनेशन का पता होना चाहिए कि ये क्या काम करता है। ये हमारे पास किसी भी सेल या बैटरी की जो ईएमएफ होती है, यानी कि जो सेल या बैटरी में वोल्टेज होते हैं उसको मेजर करने के लिए हमारे पास पोटेंशियोमीटर इस्तेमाल होता है। ठीक है, ये वो डिवाइस है जो किसी सेल या बैटरी के वोल्टेज या ईएमएफ को मेजर करता है। तो पोटेंशियोमीटर को हम किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, एज ए पोटेंशियल डिवाइडर। पोटेंशियोमीटर को हम एज ए पोटेंशियल डिवाइडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और पोटेंशियल डिवाइडर के कितने टर्मिनल होते हैं, 3 टर्मिनल होते हैं। ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एज पर कूलम्स लॉ के मुताबिक द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर रिपल्शन बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ चार्जेस। ये हमारे पास कूलम लॉ की डेफिनेशन भी है। कूलम लॉ ये कहता है कि दो चार्जेस हैं, अगर हमारे पास Q1 और Q2, उनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन वो किसके बराबर होगी, वो होगी अगर हम चार्जेस की मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई कर दें वो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। यानी कि अगर जितनी ज़्यादा चार्जेस की मैग्नीट्यूड होगी उतनी ज़्यादा फोर्स होगी। यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और उनके दरमियान जो डिस्टेंस r है उसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। और इसका फार्मूला होता है F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। तो Q1 Q2 का क्या मतलब है, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। तो उसने आपको क्वेश्चन में यही पूछा है कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होती है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अगर पूछे तो वो चार्जेस की मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के बराबर होती है, Q1 और Q2 के प्रोडक्ट के बराबर होगी। और अगर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल पूछ ले तो फिर R स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है R स्क्वायर के। ठीक है, ये आपने डिफरेंस याद रखना है। नेक्स्ट हमारे पास है कि ए लाइट इंटरिंग इनटू ग्लास प्रिज्म फ्रॉम एयर डज नॉट गिव चेंज इन इट्स फ्रीक्वेंसी। तो जब भी कोई लाइट जो है वो किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में दाखिल होती है तो वो सिर्फ अपनी फ्रीक्वेंसी को चेंज नहीं करती, बल्कि वो सिर्फ फ्रीक्वेंसी को चेंज नहीं करती, बाकी सारी चीज़ें उसकी चेंज हो जाती हैं। वेवलेंथ भी चेंज हो जाती है, वेलोसिटी भी चेंज हो जाती है और डायरेक्शन भी चेंज हो जाती है। सिर्फ फ्रीक्वेंसी जो है वो चेंज नहीं होती, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती। जब भी कोई लाइट एक मीडियम से निकलकर दूसरे मीडियम में जब दाखिल होती है तो उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती, बाकी सारी चीज़ें वेवलेंथ, वेलोसिटी, डायरेक्शन सारा कुछ चेंज हो जाता है। ठीक है, तो आपने वेलोसिटी को फ्रीक्वेंसी को टिक करना है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस वर्क ऑन प्रिंसिपल ऑफ इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। तो आपने बताना है कि कौन सी डिवाइस जो है वो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट के प्रिंसिपल पे अमल करती है। तो इसके दो ऑप्शंस हैं, या तो न्यूटन्स रिंग्स, अगर हो न्यूटन के जो रिंग्स बनते हैं ना वो भी इंटरफेरेंस ऑफ लाइट पे जो है वो प्रिंसिपल पे वर्क करते हैं। और जो यंग का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है उसमें जो ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस बनते हैं वो भी इंटरफेरेंस ऑफ लाइट की वजह से ही बनते हैं। ठीक है, तो ये दो जो फिनोमिना हैं वो हमारे पास इंटरफेरेंस ऑफ लाइट के प्रिंसिपल पर अमल करते हैं। और जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है या टेलीस्कोप है जो हमारे पास वो रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन और मैग्नीफिकेशन के असूलों पर अमल करती हैं। ठीक है, तो ये आपने सिर्फ याद रखना है, इनका भी पूछ सकते हैं। अगर कंपाउंड माइक्रोस्कोप या टेलीस्कोप के बारे में पूछें तो ये रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और मैग्नीफिकेशन के जो हमारे प्रोसेस हैं उन पर अमल करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है कि इफ़ वेलोसिटी ऑफ अ कंडक्टर मूविंग थ्रू अ मैग्नेटिक फील्ड बी इज़ मेड ज़ीरो देन मोशनल ईएमएफ इज़। कहता है कि अगर हमारे पास कोई वेलोसिटी किसी आपको पता है कि जब भी हम किसी मैग्नेटिक फील्ड में किसी कंडक्टर को मूव करवाते हैं तो उसमें क्या पैदा होता है, मोशनल ईएमएफ या एप्सिलॉन जिसको हम लिखते हैं वो मोशनल ईएमएफ पैदा होती है। ठीक है, और जो मोशनल ईएमएफ पैदा होती है उसका फार्मूला क्या होता है, E इज़ इक्वल टू BLV। और उसने कहा है कि अगर हम इसकी वेलोसिटी को ज़ीरो कर दें, यानी कि अगर हम जो कंडक्टर है उसको मूव करवाना बंद कर दें, उसकी वेलोसिटी को ज़ीरो कर दें तो मोशनल ईएमएफ क्या होगी। तो भाई वो मूवमेंट की वजह से तो मोशनल ईएमएफ पैदा होती है। तो जब मूवमेंट ही हमने बंद करवा दी तो उसकी जो हमारे पास मोशनल ईएमएफ होगी वो भी ज़ीरो हो जाएगी। तो इसका मतलब ये होगा कि जब V ज़ीरो हो गया तो पूरी मोशनल ईएमएफ ही ज़ीरो होगी। तो E किसके बराबर आ जाएगा, 0 वोल्ट के बराबर आ जाएगा। ठीक है, द कंसेप्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज गिवन बाय। जो
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कंसेप्ट था वो सबसे पहले किसने दिया था? माइकल फैराडे ने दिया था। ये भी आपने याद रखना है। इफ़ द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जिसको हम वी से रिप्रेजेंट करते हैं, ऑफ चार्ज कैरियर्स इन अ कंडक्टर इंक्रीजेज देन करंट डेंसिटी। अगर किसी कंडक्टर में हम चार्ज कैरियर जो होते हैं उनकी कोई ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है, अगर हम उसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी को इंक्रीज़ कर देंगे तो करंट डेंसिटी पे क्या फ़र्क पड़ेगा? तो हमारा जो करंट डेंसिटी है जिसको हम जे से रिप्रेजेंट करते हैं, हमारी करंट डेंसिटी भी इंक्रीज़ हो जाएगी, क्योंकि जो करंट डेंसिटी है उसका फार्मूला होता है एन क्यू वी डी। यहाँ पे वी डी जो है वो वी डी हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, क्यू जो है वो हमारे चार्जेस हैं, चार्ज कैरियर्स हैं, और एन जो है वो चार्ज कैरियर्स की तादाद है। ठीक है, तो इस फार्मूले से हमें पता चलता है कि जो जे है यानी कि करंट डेंसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है ड्रिफ्ट वेलोसिटी के। तो जितना हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी को इंक्रीज़ करेंगे उतना हमारा करंट डेंसिटी भी इंक्रीज़ हो जाएगी। तो ये हमारी इसका आंसर जो है वो करंट डेंसिटी इंक्रीज़ हो जाएगी अगर हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी को भी इंक्रीज़ करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है कि इफ़ द इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें तो इफ़ वेलोसिटी वेक्टर v इज़ परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर b, द रिजल्टिंग फोर्स f वेक्टर विल बी। उसने कहा है कि अगर हम जो हमारी वेलोसिटी वेक्टर v है अगर हम उसको मैग्नेटिक फील्ड b के परपेंडिकुलर कर दें तो जो रिजल्टिंग हमारा फोर्स वेक्टर होगा वो क्या होगा? ठीक है, यानी हमारी फोर्स जो होगी वो मैक्सिमम होगी, मिनिमम होगी या ज़ीरो होगी, क्या होगा? ठीक है, तो हमारे पास फोर्स का फार्मूला होता है क्यू वी बी साइन थीटा के बराबर, क्यू वी बी साइन थीटा के बराबर। और थीटा हमारा यहाँ पे 90 डिग्री है क्योंकि उसने परपेंडिकुलर बता दिया है। परपेंडिकुलर का मतलब है थीटा बराबर 90 डिग्री। तो इसका मतलब ये है कि साइन 90 की वैल्यू क्या होती है? 1 के बराबर। साइन 90 की कीमत कितनी होती है? 1 के बराबर। तो इसमें आप पुट करें साइन थीटा की जगह पे 1, बाकी क्यू वी बी वैसे ही आ गया। तो इसका मतलब ये है कि f किसके बराबर आ गया? क्यू वी बी के। और जब आपके पास क्यू वी बी आ गया तो इसका मतलब ये है कि मैक्सिमम होगी, इस एंगल पर हमारी जो मैग्नेटिक फोर्स होगी वो मैक्सिमम होगी। तो ज़ीरो कहाँ पर होगी? ज़ीरो वहाँ पे होगी जहाँ पे हमारा साइन की थीटा की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी, क्योंकि साइन ज़ीरो की वैल्यू ज़ीरो हो जाती है। तो जब ज़ीरो होगी तो वो सारी चीज़ को ज़ीरो कर देगा, तो हमारी वैल्यू जो है वो मिनिमम हो जाएगी। ठीक है, या जिसको ज़ीरो बोलते हैं। फॉर एन आइडियल ट्रांसफार्मर द एनर्जी लॉस ज़ीरो। कोई भी जब हम आइडियल ट्रांसफार्मर, वैसे तो आइडियल ट्रांसफार्मर कोई भी नहीं है दुनिया में, कुछ ना कुछ उसमें एनर्जी लॉस होता है। तो हम फिज़िक्स के लिहाज से या हमारे पास जो कैलकुलेशंस करनी होती हैं उसके लिहाज से अगर हम आइडियल ट्रांसफार्मर की बात करें तो उसमें कोई भी एनर्जी लॉस नहीं होता, ज़ीरो एनर्जी लॉस होता है। उसका मतलब ये होता है कि जितने वोल्टेज आपने उसको दिए हैं वो उतने ही वोल्टेज आपको वापस करेगा। ठीक है, फॉर एन आइडियल गैस एट कांस्टेंट प्रेशर हाउ इज़ द वॉल्यूम रिलेटेड टू टेम्परेचर। तो किसी कांस्टेंट प्रेशर पर जो हमारे पास आइडियल गैस है तो उसका जो वॉल्यूम है वो टेम्परेचर से किस तरह रिलेटेड है, यानी कि अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करें तो वॉल्यूम पे क्या असर पड़ेगा, टेम्परेचर डिक्रीज़ करेंगे तो वॉल्यूम पे क्या असर पड़ेगा। तो आपने याद रखना है कि जब हम किसी आइडियल गैस की बात करेंगे कांस्टेंट प्रेशर पर तो जो हमारा वॉल्यूम होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टी के। वो ऐसा किस तरह होता है कि आपने जब देखा होगा कि जब हम किसी गैस को गर्म करते हैं तो उसके मॉलिक्यूल्स तेज़ी से हरकत करते हैं, फैल जाते हैं, जिसकी वजह से उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है। तो इसका मतलब ये है कि टेम्परेचर और वॉल्यूम जो हैं वो एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि टेम्परेचर को हम बढ़ाएंगे तो उसका वॉल्यूम भी गैस का बढ़ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग वोल्टेजेस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ जनरेटर। तो जो जनरेटर से हमें वोल्टेज मिलते हैं वो किस टाइप के होते हैं? वो हमारे पास एसी वोल्टेज होते हैं, एसी करंट होता है, अल्टरनेटिंग करंट होता है जो हमें जनरेटर से मिलता है। और जो डीसी करंट होता है वो हम कहाँ से लेते हैं? वो हम सेल या बैटरियों से लेते हैं। ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। इफ़ टू ऑब्जेक्ट्स आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद ईच अदर, तो दोनों का जो टेम्परेचर होगा वो सेम हो जाएगा। थर्मल इक्विलिब्रियम दो चीज़ों के दरमियान कब आता है? वो तब ही आता है जब दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाए, यानी दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई थी। पहले एक का टेम्परेचर ज़्यादा था, एक का कम था, तो आपको पता है कि हीट जो है वो फ्लो करती है गर्म जिस्म से ठंडे जिस्म की तरफ। तो वो गर्म जिस्म से जो हीट होगी वो ठंडे जिस्म की तरफ चली जाएगी। तो एक टाइम आएगा कि दोनों का टेम्परेचर बराबर हो जाएगा, फिर जो हीट का फ्लो है वो बंद हो जाएगा क्योंकि थर्मल इक्विलिब्रियम कायम हो जाएगा। तो थर्मल इक्विलिब्रियम पे दोनों का टेम्परेचर जो है वो डिफरेंट नहीं हो सकता, दोनों का टेम्परेचर क्या होगा? सेम होगा। तो आपने कहना है कि दे कैन नॉट बी एट डिफरेंट टेम्परेचर, तो दोनों का टेम्परेचर जो है वो डिफरेंट कभी भी नहीं हो सकता।
व्हाट डज इट मीन फॉर अ वेव टू बी कोहेरेंट। तो किसी वेव के कोहेरेंट होने से क्या मतलब है। वेव के कोहेरेंट होने से क्या मतलब ये होता है कि वो जो वेव है वो कांस्टेंट फेज हो, उसका फेज जो है वो कांस्टेंट हो। देखें कि दो वेव्स जो हैं वो कोहेरेंट कब होंगी, जब एक वेव यहाँ से शुरू हो रही है तो दूसरी वेव भी यहाँ से शुरू हो रही। एक वेव की मैक्सिमम वैल्यू ये है तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू भी ये है। एक की ये मिनिमम वैल्यू है तो दूसरी की ये मिनिमम वैल्यू है। दोनों की मैक्सिमम, मिनिमम और स्टार्टिंग वैल्यू सेम हो तो हम उन वेव्स को कोहेरेंट वेव्स बोलते हैं। ठीक है। An isothermal process for an ideal gas is represented by a PV डायग्राम। तो प्रेशर वॉल्यूम जो डायग्राम होती है किसी आइडियल गैस के लिए, अगर हमने आइसोथर्मल प्रोसेस को हमने रिप्रेजेंट करना है तो वो उस तरह उसकी किस तरह का ग्राफ बनेगा, तो ये हाइपरबोला शेप का ग्राफ होता है। ये कोई स्ट्रेट लाइन या पैराबोला इस तरह का ग्राफ नहीं होता, बल्कि आपने याद रखना है कि जो आइसोथर्मल प्रोसेस होता है उसका ग्राफ जब हम प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम से रिप्रेजेंट करते हैं तो वो एक हाइपरबोला किस्म का ग्राफ होता है। ठीक है। और दूसरी बात आपने याद रखनी है कि आइसोथर्मल प्रोसेस जो होता है उसमें टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। तो देखेंगे हमारे पास जो आइडियल गैस लॉ या आइडियल गैस इक्वेशन होती है वो क्या होती है, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। तो आपने ये इक्वेशन भी याद रखनी है, ये भी आपको पेपर में पूछ सकते हैं, ये मैंने आगे एक क्वेश्चन भी बनाया हुआ है। तो पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, इसको क्या कहते हैं, ये आइडियल गैस लॉ बोलते हैं। तो पी वी किसके बराबर आ जाएगा, यहाँ पे आर भी कांस्टेंट है, टी भी कांस्टेंट है और एन भी कांस्टेंट होगा। तो देखें कि पी वी किसके बराबर आ गया, कांस्टेंट के बराबर। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि जो P है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है V के, यानी यहाँ पे जितना प्रेशर ज़्यादा होगा उतना वॉल्यूम कम होता जाएगा। देखेंगे किसी भी गैस को आप जितना ज़्यादा दबाएंगे प्रेशर के साथ उसका वॉल्यूम कम होता जाएगा, तो उसका जो ग्राफ बनेगा वो एक हाइपरबोला कर्व बनेगा, कोई स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगी। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है कि द आइडियल गैस लॉ इज गिवन बाय इक्वेशन। तो मैंने आपको आइडियल गैस लॉ जो है वो पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, ये मैंने बता दिया है। और यहाँ पे आर जो है इसको यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट बोलते हैं, इसकी वैल्यू है 0.08205 एल ATM ओवर मोल केल्विन। ठीक है। इसके ये यूनिट्स थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड है, ये आपने याद रखने हैं। 0.08205 एल ATM ओवर मोल केल्विन। ठीक है। नीचे मोल केल्विन, ऊपर एल ATM। ठीक है। फर्मेट्स प्रिंसिपल आल्सो नोन एज, जो फर्मेट्स का प्रिंसिपल है उसका एक दूसरा नाम भी है, तो इसको हम प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट टाइम बोलते हैं। ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट टाइम भी बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू मेक द कोर ऑफ अ ट्रांसफार्मर। तो जो ट्रांसफार्मर की कोर होती है, जो उसमें वो पतरियाँ सी लगी होती हैं बड़ी बड़ी, तो वो किस मटेरियल से हम बनाते हैं, वो हम बनाते हैं सॉफ्ट आयरन से। तो जो आपने ये भी याद रखना है कि जो ट्रांसफार्मर होता है ये म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पे काम करता है। ट्रांसफार्मर किस प्रिंसिपल पे काम करता है, म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पे काम करता है। तो जो सॉफ्ट आयरन होता है ये एक बहुत ही अच्छा मैग्नेटिक मटेरियल होता है जो कि फिर उस म्यूचुअल इंडक्शन के प्रोसेस को तेज़ करता है जिसकी हमें ज़रूरत होती है। तो इसके इस्तेमाल से हमारा जो म्यूचुअल इंडक्शन का प्रोसेस है वो तेज़ होता है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट हमारे पास है कि इन अ नॉन रिजिड बॉडी रोटेटिंग ऑब्जेक्ट पार्टिकल्स में है। जो रिजिड बॉडी होती है उसमें जो भी पार्टिकल होगा उसकी रोटेशनल स्पीड जो है वो सेम होगी, सारे पार्टिकल्स की जो रोटेशनल स्पीड होगी वो एक जैसी होगी। लेकिन कोई बॉडी अगर नॉन रिजिड है तो उसमें कोई पार्टिकल किसी स्पीड से मूव कर सकता है, कोई पार्टिकल किसी स्पीड से मूव कर सकता है। तो उसमें जो है पार्टिकल्स की जो रोटेशनल स्पीड्स हैं वो डिफरेंट होती हैं नॉन रिजिड बॉडी में। जो रिजिड बॉडी होती है उसमें तमाम पार्टिकल्स की स्पीड जो है वो सेम होती है। नेक्स्ट हमारे पास है कि इफ़ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इज मेजर्ड बाय 4 टाइम्स द टाइम पीरियड ऑफ टॉर्जनल बिकम्स। ठीक है। अगर हम मूवमेंट ऑफ इनर्शिया को जो है वो 4 गुना इंक्रीज कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, तो उसका टाइम पीरियड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो टाइम पीरियड का फार्मूला होता है 2 पाई इंटू आई ओवर के। यहाँ पे आई जो है वो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है, इसका स्क्वायर रूट। तो हमने क्या किया कि जो आई न्यू है यानी कि न्यू मूवमेंट ऑफ इनर्शिया किसके बराबर है, वो पुराने के 4 गुना के बराबर है। यानी कि पुराने को अगर हम 4 गुना कर दें तो हमारा न्यू मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। तो जब मूवमेंट ऑफ इनर्शिया को 4 गुना किया तो हमारा टाइम पीरियड, जो न्यू टाइम पीरियड है, वो किसके बराबर आ जाएगा, 2 पाई, पुराने आई की जगह पे हमने आई न्यू
शिफ्ट कर दिया और नीचे के आ गया, जिसका आ जाएगा 2π4i/k आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि जो नया टाइम पीरियड होगा वो डबल हो जाएगा ओरिजिनल टाइम पीरियड के, ठीक है। क्योंकि ये देखें यहाँ से 4 का स्क्वायर रूट 2 के बराबर होता है ना, तो जब 2 बाहर निकलेगा ना तो 2 टाइम्स दिस फार्मूला, 2 टाइम्स दिस फार्मूला, वो 2 टाइम्स आई, ठीक है। ये देखना 4 तो खत्म हो जाएगा, 4 का स्क्वायर रूट हमने अलहदा किया तो वो 2 आ गया। अब यहाँ पे सिर्फ आई का स्क्वायर रूट रह गया, ये i/k रह गया, ठीक है। साथ इसका 2 पाई है और ये वाला 2 जो है वो हम अलहदा लिख लेंगे, तो इसका मतलब ये है कि 2 इंटू दिस फार्मूला, तो ये 2 गुना हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है व्हेन सम डाइइलेक्ट्रिक इज इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर देन कैपेसिटेंस। आपने याद रखना है कि जब भी हम किसी डाइइलेक्ट्रिक को किसी कैपेसिटर में प्लेस करते हैं तो उसकी कैपेसिटेंस जो है वो इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। और उसका फार्मूला क्या होता है, C=k/C0 और k यहाँ पे कैपिटल ग्रेटर देन 1, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास है कि इट इज़ द एबिलिटी ऑफ अ सिस्टम टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज। तो ये किसी भी सिस्टम की जो चार्ज स्टोर करने की एबिलिटी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, कैपेसिटेंस बोलते हैं, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, कैपेसिटेंस बोलते हैं। इसका फार्मूला होता है C=Q/V। यूनिट इसका फैरड है और एक फैरड जो है वो किसके बराबर होता है, 1 कूलम ओवर वोल्ट, 1 कूलम ओवर वोल्ट, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है कि इन अ पैरेलल सर्किट कैपेसिटर C1 एंड C2, इफ C1 इज मच लार्जर देन C2 व्हाट इज अप्रॉक्सीमेट टोटल कैपेसिटेंस। वो कह रहा है कि किसी पैरेलल सर्किट में अगर दो कैपेसिटर C1 और C2 हैं और अगर C1 की वैल्यू जो है वो बहुत ज़्यादा है C2 से, तो जो टोटल कैपेसिटेंस होगी वो क्या होगी। पैरेलल जो सर्किट होता है उसमें हम सिंपल दोनों की ऐड कर देते हैं कैपेसिटेंस को, जो टोटल जब हमने कैलकुलेट करनी होती है तो पैरेलल में हम दोनों को सिंपल ऐड कर देते हैं, सीरीज़ में हम उनके रेसिप्रोकल्स को ऐड करते हैं, ठीक है। ये देखें, सीरीज़ में हम पहले रेसिप्रोकल्स दोनों का लेते हैं, फिर हम उसको ऐड करके उसका भी रेसिप्रोकल ले लेते हैं, ठीक है। तो अगर हमारा पैरेलल में हम बात करें तो हमारा C1 अगर बहुत बड़ा हो C2 से, तो हमारी जो टोटल कैपेसिटेंस होगी वो C1 के बराबर ही आ जाएगी, क्योंकि C2 बहुत छोटी कैपेसिटेंस है C1 की निस्बत। तो C1 बहुत बड़ा होगा, उसका असर ज़्यादा होगा, C2 जब बहुत छोटी होगी तो उसका असर बिल्कुल थोड़ा सा होगा, तो वो टोटल में ऐड ही नहीं होगा, बिल्कुल छोटा सा है, ऐड ही नहीं होगा, तो टोटल कैपेसिटेंस C1 के बराबर ही आ जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास है कि इट इज़ द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस थ्रू अ कंडक्टर। तो ये इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन है कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस थ्रू अ कंडक्टर किसके बराबर होता है, इलेक्ट्रिक करंट के बराबर होता है। और इसकी वैल्यू होती है, इसका फार्मूला होता है I=Q/T। यूनिट इसका एम्पेयर होता है। दो तरह के करंट होते हैं, कन्वेंशनल जो कि पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाता है, और दूसरा होता है इलेक्ट्रॉन फ्लो करंट, ठीक है, जो कि नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाता है। और I=V/R, यानी कि अगर हम करंट को वोल्टेज और रेजिस्टेंस के साथ रिलेशन करें तो उसका ये फार्मूला आपने याद रखना है। नेक्स्ट हमारे पास है कि द इमेज प्रोड्यूस्ड बाय अ कन्वेक्स मिरर ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज वर्चुअल इरेक्ट एंड स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो जो कन्वेक्स मिरर होते हैं, कभी आपने गाड़ियों के जो साइड मिरर्स होते हैं वो कन्वेक्स मिरर होते हैं, वो क्या करते हैं, वो वर्चुअल इमेज बनाते हैं, सीधी बनाते हैं लेकिन छोटी बनाते हैं, ताकि आपको पीछे आने वाली गाड़ियों का पता चल जाए कि आपके पीछे कोई गाड़ी आ रही है, तो वो असल साइज़ जो ऑब्जेक्ट का होता है उससे छोटी इमेज बनाकर आपको दिखाते हैं शीशे में, ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि आपके पीछे कौन सी चीज़ आ रही है। लेकिन वो वर्चुअल भी होती है, इरेक्ट सीधी होती है, लेकिन छोटी होती है साइज़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स के व्हाट इज़ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम फॉर n इज इक्वल टू 2 इन बोहर एटम। तो हमने मैक्सिमम वैल्यू बतानी है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की जब हमारा n जो है वो 2 के बराबर होगा बोहर के एटम के मुताबिक, ठीक है। तो इसका जनरल फार्मूला होता है L=NH⁻। तो यहाँ पे L हमारा आ जाएगा 2h⁻ के, क्योंकि n की वैल्यू हमारे पास 2 गिवन है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है कि हाउ डज द रेडियस ऑफ आयंस पाथ इन द मैग्नेटिक फील्ड चेंज एज द मास ऑफ आयन इंक्रीजेज, अदर पैरामीटर्स आर कांस्टेंट। तो हमने बताना है कि जो रेडियस है किसी आयन का, जब उसको हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसके रेडियस को चेंज करते हैं, तो आयन का जो मास है वो किस तरह इंक्रीज होता है। तो हमें पता है कि जो रेडियस होता है वो मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो जिसका मतलब ये है कि जब भी हम रेडियस को इंक्रीज करेंगे तो हमारा मास जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। बाकी जो चीज़ें हैं Q, V, B उनको हमने कांस्टेंट रखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है कि डज एक्सेसिवली थिन फिल्म शो इंटरफेरेंस पैटर्न।
तो इसका आंसर नहीं होता है। नहीं क्यों होता है कि ये शो तो करवाता है इंटरफेरेंस पैटर्न को, यानी कि जो बहुत ही बारीक थिन फिल्म होती है वो इंटरफेरेंस पैटर्न को शो तो करवाती है, लेकिन उसको हम जो है ऑब्जर्व नहीं कर सकते। तो इसका आंसर हमारे पास फिर नो ही होता है। हम बोल देते हैं कि ये हम इंटरफेरेंस पैटर्न को देख ही नहीं सकते, तो जिसकी वजह से हम नो का आंसर दे देते हैं कि जो एक्सेसिवली बहुत ज़्यादा बारीक थिन फिल्म्स होती हैं वो इंटरफेरेंस पैटर्न को शो नहीं करवाती, क्योंकि वहाँ पे जो थिकनेस होती है वो बहुत ही छोटी होती है वेवलेंथ के। तो इंटरफेरेंस पैटर्न डू नॉट प्रोड्यूस्ड, तो इंटरफेरेंस पैटर्न प्रोड्यूस नहीं होता जब हमारी जो थिकनेस है वो बहुत ज़्यादा छोटी हो वेवलेंथ से। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है कि द एसी सर्किट इन विच करंट एंड वोल्टेज आर इन फेज देन पावर फैक्टर इज। ठीक है, तो कोई एसी सर्किट है जिसमें करंट और वोल्टेज जो है वो इन फेज हो, तो वहाँ पे पावर फैक्टर की वैल्यू क्या होती है? तो पावर फैक्टर का फार्मूला होता है पावर फैक्टर इज इक्वल टू कॉस फाई, और फाई जो है यहाँ पे 0 डिग्री है। इन फेज का क्या मतलब है? इन फेज का मतलब ये है कि दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। ठीक है, यानी कि करंट भी पैरेलल है वोल्टेज के और वोल्टेज पैरेलल है करंट के। तो जब जो दो चीज़ें पैरेलल होती हैं तो उनके दरमियान जो एंगल होता है वो 0 डिग्री का होता है। तो यहाँ पे फाई की वैल्यू 0 आ गई, तो यहाँ पे फिर पावर फैक्टर जो है वो cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो पावर फैक्टर की वैल्यू कितनी आ गई? 1 आ गई। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास हाइगन्स कंस्ट्रक्शन कैन बी यूज्ड। जो हाइगन्स कंस्ट्रक्शन हैं वो किस लिए इस्तेमाल होती हैं? वो रिफ्लेक्शन के लिए भी इस्तेमाल हो सकती हैं, रिफ्रैक्शन के लिए भी, डिफ्रैक्शन के लिए भी, और वेव की प्रोपोगेशन के लिए भी इस्तेमाल होती हैं। ठीक है, ये आपने चारों चीज़ें याद रखनी है। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन। इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन या जिसको हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बोलते हैं, उसके मतलब जो है वो क्या चीज़ ट्रू नहीं है? तो इट इज़ अ रेशो बिटवीन स्पीड्स, ये बात तो ट्रू है। ठीक है, ये दो स्पीड्स के दरमियान रेशो होती है, ये बात ठीक है, क्योंकि इसका फार्मूला होता है n इज इक्वल टू सी ओवर वी। यहाँ पे c भी स्पीड है और v भी स्पीड है, तो ये बात तो ठीक है। इट्स वैल्यू बिटवीन 0.1 टू 1.9, ये बात गलत है। वो कह रहा है कि इसकी वैल्यू 0.1 से लेकर 1.9 तक ही होती है, तो ये बात गलत है, क्योंकि जो डायमंड होता है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.42 होता है। तो ये हमारी ऑप्शन जो है वो ठीक होगा, क्योंकि ये इसके मतलब जो है वो बात गलत है। तो इट हैज़ नो यूनिट्स, ये भी ठीक है, ये स्टेटमेंट भी ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई यूनिट नहीं होता, लेकिन जो गलत स्टेटमेंट है ना वो यही है कि इसकी वैल्यू 0.1 से 1.9 के दरमियान है, तो ये गलत स्टेटमेंट है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो 2.42 है, ये भी आपको एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं। इफ़ एन इलेक्ट्रॉन ऑफ चार्ज इज एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस v इट विल एक्वायर एनर्जी। तो जब आप एक इलेक्ट्रॉन चार्ज को पोटेंशियल डिफरेंस v से एक्सेलरेट करवाएंगे तो जो उसकी टोटल एनर्जी होगी, मैंने आपको फार्मूला बताया था Q इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू क्यू वी। तो Q यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है तो E आ जाएगा, V की वैल्यू भी V हमें दी गई है, पोटेंशियल डिफरेंस V की वैल्यू V दी गई है, तो उसकी एनर्जी जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगी, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है द करंट इन अ कार हेडलाइट इज 2 एम्पियर, द हेडलाइट इज स्विच्ड ऑन फॉर 3 मिनट, हाउ मच चार्ज थ्रू द हेडलाइट पासिस। कोई कार की हेडलाइट है, उसमें 2 एम्पेयर का करंट गुजरता है और हमने लाइट को 3 मिनट के लिए ऑन किया है, तो उसमें से कितना चार्ज पास होगा उसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो हमें पता है कि आई जो होता है किसके बराबर होता है? Q बटा T के बराबर, ये हम पीछे पढ़ के आए हैं। Q यहाँ से हमारे पास Q हमने फाइंड करना है, तो T को उस तरफ ले जाएं, Q बराबर IT आ जाएगा। I की वैल्यू हमारे पास 2 थी, T यहाँ पे हमने सेकंड में लेना है, तो 3 मिनट दिए गए हैं, 3 मिनट में 180 सेकंड होते हैं, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो Q की वैल्यू 360 कूलम्ब आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है कि एवरेज वैल्यू ऑफ करंट एंड वोल्टेज ओवर कंप्लीट साइकिल इज। पूरे कंप्लीट साइकिल पर जो एवरेज वैल्यू होती है करंट और वोल्टेज की वो 0 होती है। ये देखें, ये हमारा एक पूरा कंप्लीट साइकिल है ये। ठीक है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी पॉजिटिव वैल्यू है, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी नेगेटिव वैल्यू है। ठीक है, मीन्स के अगर हम देखें कि यहाँ से यहाँ तक इसकी वैल्यू +2 है और यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी वैल्यू -2 है, तो 2 - 2 काट के ये 0 आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है कि द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एंड्स ऑफ अ कंडक्टर इज 12 वोल्ट। ठीक है, किसी कंडक्टर के जो एंड्स हैं वहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसकी वैल्यू 12 वोल्ट है। हाउ
much electrical energy is converted to other forms in the conductor when 100 कूलम चार्ज flows through it। ठीक है, जब हम उसको 100 कूलम का चार्ज देते हैं तो उसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितनी होगी ये फाइंड आउट करना है। तो हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है कि E इज़ इक्वल टू क्यू वी। ई हमने फाइंड करना है, क्यू की वैल्यू हमें 100 दी गई है, वोल्टेज हमें 12 दिए गए हैं, तो ई की वैल्यू हमारे पास 1200 जूल आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास अगर ये फार्मूला Q ओवर टी इज़ इक्वल टू के ए डेल्टा टी ओवर एल अलाउज अस टू फाइंड, ये फार्मूला हमें किस चीज़ को फाइंड करने में मदद देता है, ये हमें हीट कंडक्शन को फाइंड आउट करने में मदद देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ़ द करंट इन अ सर्किट इज 2 एम्पेयर एंड द रेजिस्टेंस इज 3 ओहम देन पावर कंज्यूम्ड। ठीक है, करंट 2 एम्पेयर है, रेजिस्टेंस 3 ओहम है, तो फार्मूला होता है पावर कंज्यूम्ड का P इज इक्वल टू आई स्केयर आर। तो P इज इक्वल टू 2 का स्केयर, आर यहाँ पे 3 था तो 2 का स्केयर 4, 4 इंटू 3 12 वोल्ट वाट हमारे पास पावर आ जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास है कि व्हाट डज द टर्म बीट्स मीन वेव्स। वेव्स में जो है वो बीट्स का क्या मतलब होता है, वेव्स में बीट्स का मतलब ये होता है कि इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स विद डिफरेंट फ्रीक्वेंसी। जब डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज की वेव्स आपस में इंटरफेरेंस करती हैं तो उस प्रोसेस को हम बीट्स बोलते हैं वेव्स के कॉन्टेक्स्ट में। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है कि along the axial line of an electric dipole how does the electric field vary with distance r from the center of dipole। तो यहाँ पे आपने याद रखना है कि जो एक्सियल लाइन होती है किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल की, तो वहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो किस तरह वेरी करता है, किस तरह चेंज करता है, वो डिस्टेंस r के साथ चेंज करता है। तो वहाँ पे उसका जो डिस्टेंस r है अगर हम उसका क्यूब ले लें तो वो उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो डिस्टेंस आर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, डिस्टेंस आर के क्यूब के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो आपने ये फार्मूला भी ये याद रखना है और ये वाली टर्म भी याद रखनी है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो किस हिसाब से चेंज होती है, वो 1 ओवर आर की पावर 3 के हिसाब से चेंज होती है, और ये फार्मूला भी याद रखें। A detector is used to detect the spread speed of a particular wave if the frequency of an electromagnetic signal is 400 Hz. The speed detected by the detector is। किसी डिटेक्टर के साथ हमने किसी इस पार्टिकुलर वेव जो है उसकी स्पीड को फाइंड करने की कोशिश की है, डिटेक्ट करने की कोशिश की है। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल हमने उसको दिया था उसकी फ्रीक्वेंसी 400 हर्ट्ज़ है, तो हमने फाइंड आउट करना है कि जो डिटेक्टर है उसने कितनी स्पीड को डिटेक्ट किया। तो उसकी स्पीड जो है वो स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होगी, क्योंकि जो कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो स्पीड ऑफ लाइट के साथ ही ट्रैवल करती है, और जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी होती है वो उस पर असरअंदाज नहीं होती। फ्रीक्वेंसी जो है वो स्पीड ऑफ लाइट पे असरअंदाज नहीं होती। तो इसकी जो हमारे पास आंसर होगा वो 3 हमारे पास हो जाएगा, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार हज़ार लाख, 3 लाख मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे मीटर को ख़त्म करना है तो 10⁻³ लगाएं तो ये हमारे पास वही चीज़ आ जाएगी V इज़ इक्वल टू सी, जो कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड इन वैक्यूम आ जाएगी, क्योंकि जो स्पीड है वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करती और हर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल जो है वो स्पीड ऑफ लाइट से ही मूव करता है। तो इसकी जो इस वेव की स्पीड होगी वो भी स्पीड ऑफ लाइट के बराबर ही होगी। तो आपको ये भी दे सकते हैं और ये स्पीड वाला भी दे सकते हैं, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना इसमें। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है कि इफ़ द लाइट ऑफ लो वेवलेंथ इज़ यूज्ड इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट देन विड्थ ऑफ फ्रिंजेस विल बी। अगर हम यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में वेवलेंथ कम फ्रीक्वेंसी जो लाइट है हम कम वेवलेंथ वाली इस्तेमाल करेंगे तो हमारी जो फ्रिंज है वो भी स्मॉल बनेगी। ठीक है, यानी कि फ्रिंज जो होगी अगर हम वेवलेंथ को छोटा करेंगे तो हमारी फ्रिंज जो है वो भी छोटी बनेगी। तो इसका मतलब ये है कि वेवलेंथ अगर कम होगी तो फ्रिंज भी कम होगी। ठीक है, क्योंकि ये एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, वेवलेंथ कम तो मतलब स्मॉलर फ्रिंज बनेगी, फ्रिंज भी छोटी बनेगी। नेक्स्ट हमारे पास है द वैल्यू ऑफ स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इज। पहले हमने यूनिट पढ़े थे, अब हमने इसकी वैल्यू बतानी है। तो वैल्यू है 5.67 × 10⁻⁻8। ये उसका यूनिट आपने याद करना है, ये मैंने आपको पहले भी बताया। ठीक है, इन डाई इलेक्ट्रिक मटीरियल व्हाट काजेज द सेपरेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो डाई इलेक्ट्रिक मटीरियल जो होते हैं उनमें जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस
अलहदा-अलहदा होते हैं वो किस मैकेनिज़्म से होते हैं, वो पोलराइज़ेशन के मैकेनिज़्म से होते हैं, याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है कि द रिलेशन बिटवीन द रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड द फोकल लेंथ ऑफ अ स्फेरिकल मिरर। किसी स्फेरिकल मिरर की जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है और फोकल लेंथ है वो आपस में किस तरह रिलेटेड है, उनका फार्मूला होता है F इज़ इक्वल टू R/2। यहाँ पे F जो है वो फोकल लेंथ है, R हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर है, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि R किसके बराबर आ गया, 2F के बराबर। 2 उस तरफ चला जाएगा तो R हमारा 2F आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा है कि इन मेटास्टेबल स्टेट इलेक्ट्रॉन्स रिजाइड। ठीक है, मेटास्टेबल स्टेट में इलेक्ट्रॉन जो हैं वो कितनी देर के लिए रहते हैं, वो तकरीबन 10⁻³ सेकंड के लिए रहते हैं। मेटास्टेबल स्टेट कौन सी होती है कि जब कोई इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल में जंप करने के लिए तैयार होता है, तो उससे पहले जो जिस स्टेट में वो रहता है उसको मेटास्टेबल स्टेट बोलते हैं। अगर किसी इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल पे जंप करना है तो उससे पहले जिस स्टेट में वो रहता है उसको मेटास्टेबल स्टेट बोलते हैं, ठीक है। तो टाइम आपने याद रखना है, ठीक है। 10⁻³ सेकंड। व्हाट इज़ द प्राइमरी एप्लीकेशन ऑफ पोलराइज सन ग्लासेस। तो पोलराइज सन ग्लासेस आपने पहने होंगे, आपको पता होगा, जो धूप की तपश को या हिद्दत को कम करते हैं, धूप की शिद्दत को कम करते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो तमाम हॉरिजेंटल जो वेव्स आती हैं सूरज से, वो उनको वर्टिकल डायरेक्शन में चेंज कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारी आँखों में जो है वो धूप का असर कम होता है। पोलराइज सन ग्लासेस का यही काम है। तो वो क्या करते हैं, टू रिड्यूस ग्लेयर फ्रॉम सर्फेसिस। ठीक है, जब लाइट वाटर या स्नो, पानी या बर्फ़ से टकरा कर रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों पे पड़ती है तो उसका असर बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर हमने पोलराइज सन ग्लासेस लगाए हों तो वो उस असर को कम करती हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है कि कंसिडर द कंपोनेंट ऑफ अ टेलीस्कोप विच पार्ट इज़ प्राइमरली यूज फॉर कलेक्टिंग लाइट फ्रॉम डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, टेलीस्कोप क्या करती है, टेलीस्कोप से हम जो हमारे से दूर, बहुत ज़्यादा दूर ऑब्जेक्ट्स हैं, जिस तरह सियारे, सितारे, फल्की अजराम फल्की जो आसमान पर हैं, उनकी जो हम स्टडी करते हैं वो टेलीस्कोप के ज़रिए करते हैं। तो अगर हम उसके कंपोनेंट्स को कंसिडर करें तो जो उसका कंपोनेंट लाइट को कलेक्ट करता है, देखें कि जो लाइट दूर वाले ऑब्जेक्ट से आती है वो कौन सा इसका हिस्सा जो है वो कलेक्ट करता है, वो ऑब्जेक्टिव लेंस इसको सबसे पहले लाइट को कैप्चर करता है। जो हमारे पास तारों या सियारों से आती है ना, तो ऑब्जेक्टिव लेंस उसमें एक लगा होता है, वो फिर क्या करता है, वो उस लाइट को कैप्चर करता है। और उसके अलावा एक आई पीस लेंस लगा होता है, उसमें दो तरह के लेंस होते हैं, आपने याद रखना है। जो लाइट को कलेक्ट करता है वो ऑब्जेक्टिव लेंस करता है, और आई पीस लेंस जो है वो फिर मैग्नीफाइंग ग्लास का काम करता है, यानी पिक्चर को बड़ा करके दिखा देता है, ठीक है। व्हाट एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्ट्राइक्स द बाउंड्री। जब एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो किसी बाउंड्री से स्ट्राइक करती है, टकराती है, तो रेयर मीडियम से, तो इट अंडरगोज फेस चेंज ऑफ ज़ीरो ऑन रिफ्लेक्शन बट फ्रॉम अ डेंसर मीडियम। तो ये ज़ीरो का फेस चेंज होता है जब कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसी रेयर मीडियम, यानी जिसको सख्त मीडियम बोलते हैं, उससे टकराती है, तो उसका फेस चेंज जो है वो ज़ीरो होता है ऑन रिफ्लेक्शन। लेकिन जब वो डेंसर मीडियम, बल्कि सख्त मीडियम जो होता है वो डेंसर होता है, रेयर मीडियम होता है हल्का मीडियम। तो जब कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसी हल्के मीडियम से टकराती है तो उसका फेस चेंज जो है वो ज़ीरो होता है ऑन रिफ्लेक्शन, और जब वो डेंसर मीडियम से टकराती है तो उसका फेस चेंज 180 डिग्री होता है। तो आपने इसमें डिफ्रेंशिएट रखना है, वो आपको कोई भी पूछ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है कि हाउ डज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल बिहेव अलॉन्ग इट्स इक्विलेटरल लाइन एट अ डिस्टेंस आर। तो आपने याद रखना है कि जो इक्विलेटरल लाइन होती है वहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस V होता है डाइपोल का, वो कांस्टेंट होता है, यानी कि वहाँ पे V जो होगा वो कांस्टेंट होगा। नेक्स्ट है कि इन व्हाट रियल वर्ल्ड सिनेरियो मे यू इनकाउंटर अ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। तो अगर आपको रियल वर्ल्ड सिनेरियो, यानी कि आम जिंदगी में अगर आपने कोई लॉन्गिट्यूडनल वेव देखनी हो तो वो आप कहाँ पे देख सकते हैं, तो साउंड वेव्स, जो साउंड वेव जब एयर में ट्रैवल करती हैं तो वो हमारी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या होती हैं, इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं ना, मीडियम के पार्टिकल जो होते हैं वो वाइब्रेट करते हैं पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। यानी जिस डायरेक्शन में हमारी वेव बढ़ती जा रही है, जो पार्टिकल्स जो होते हैं मीडियम के, वो उसके पैरेलल जो है वो वाइब्रेट करते हैं। इस तरह की वेव्स को हम लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कहते हैं, और इसकी मिसाल जो है साउंड वेव्स हैं इन एयर, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है फॉर एन इलेक्ट्रॉन द रेस्ट मास एनर्जीज। किसी इलेक्ट्रॉन के लिए जो रेस्ट मास एनर्जी होती है वो 0.511
मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट या मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी पढ़ते हैं, मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी पढ़ते हैं। तो ये वैल्यू आपने याद रखनी है। ये रेस्ट मास एनर्जी है किसी इलेक्ट्रॉन की। यहाँ पे m जो है हम मेगा बोलते हैं और मेगा की वैल्यू होती है 10⁶ के बराबर। प्रिंसिपल बिहाइंड द स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड, जो डायमंड हीरा हमें चमकता हुआ नज़र आता है, उसके पीछे कौन सा असूल इस्तेमाल होता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का। तो नेक्स्ट हमारे पास है कि अमेरिका में जो इलेक्ट्रिसिटी के स्टैंडर्ड्स इस्तेमाल होते हैं वो कौन से हैं? वो एसी जो होता है वो 120 वोल्ट्स और डीसी 60 हर्ट्ज़ इस्तेमाल। 120 वोल्ट्स और 60 हर्ट्ज़ ये अमेरिका में इलेक्ट्रिसिटी स्टैंडर्ड्स हैं। व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन फॉर लीनियर डेंसिटी? तो लीनियर डेंसिटी के लिए चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की यूनिट क्या होती है? लीनियर डेंसिटी के लिए जो फार्मूला होता है वो लैम्डा इज इक्वल टू क्यू बटा एल, यानी कि चार्ज पर यूनिट लेंथ है जो लीनियर डेंसिटी है। लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन या लीनियर डेंसिटी का फार्मूला होता है लैम्डा इज इक्वल टू क्यू ओवर एल, और क्यू का यूनिट होता है कूलम, एल का लेंथ। तो अगर आपको पूछें वो आपके पास सिग्मा बराबर आ जाएगा, ये हमारे पास क्या होगी? ये लीनियर डेंसिटी है, ये हमारे पास, ठीक है, ये वॉल्यूम डेंसिटी है, और ये हमारे पास क्या होगा? सरफेस, ठीक है, सरफेस डेंसिटी, ठीक है। तो ये आपने तीनों फार्मूलाज याद रखने हैं, ठीक है। ये लेंथ वाला भी, एरिया वाला भी और वॉल्यूम वाला भी, ठीक है। एक ये हमारे पास लीनियर चार्ज डेंसिटी, ये हमारे पास सरफेस चार्ज डेंसिटी और ये वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी होती है, ठीक है। ये फार्मूले याद रखें। नेक्स्ट है कि इन द कांस्टेंट वॉल्यूम गैस प्रेशर, इन द कांस्टेंट वॉल्यूम गैस प्रेशर थर्मामीटर व्हाट इज़ द रोल ऑफ द ट्यूब ऑन द राइट साइड? तो जो हमारे पास कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मामीटर होता है उसमें जो राइट साइड पे ट्यूब होती है वो क्या काम करती है? वो प्रेशर को मेजर करती है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास है कि इंटरनल एनर्जी ऑफ अ गैस इज़ प्रोपोर्शनल टू, जो किसी भी गैस की इंटरनल एनर्जी क्या होती है? टोटल एनर्जी क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी का सम, ठीक है। इन दोनों को सम करें तो इंटरनल एनर्जी बनती है। तो हमारे पास इंटरनल एनर्जी जो होती है वो किसके प्रोपोर्शनल होती है? टेम्परेचर के, यानी जितना टेम्परेचर ज़्यादा करेंगे उतनी इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास है कि द वेव फॉर्म ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इज़ द साइन वेव। जो हमारे पास एसी करंट होता है उसकी अगर हम वेव की शक्ल बनाएं तो वो साइन का फंक्शन जो होता है उसको फॉलो करती है, साइन वेव को फॉलो करती है, यानी इस तरह की वेव बनती है, ये वाली साइन वेव इसका आंसर है जब हम अल्टरनेटिंग करंट का ग्राफ बनाते हैं। विच इज़ द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का यूनिट क्या होता है? वोल्ट होता है, क्योंकि E इज़ इक्वल टू होता है W बटा Q। यहाँ पे W हमारा वर्क डन है। ये फार्मूला भी याद रखें और इसका यूनिट भी याद रखें, वोल्ट, ठीक है। व्हाट विल बी द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर अ लाइट रे विद द ज़ीरो रिफ्लेक्शन एंगल? तो जब ज़ीरो रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमारा ज़ीरो होगा तो एंगल ऑफ इंसिडेंस भी ज़ीरो होगा, क्योंकि हमने जो रिफ्लेक्शन का कानून है वो दूसरा, रिफ्लेक्शन का जो दूसरा कानून है वो ये कहता है कि इंसिडेंस एंगल और रिफ्लेक्शन एंगल दोनों बराबर होते हैं। तो जब रिफ्लेक्शन एंगल की वैल्यू ज़ीरो है तो इंसिडेंस एंगल की वैल्यू भी ज़ीरो होगी, ठीक है। सॉरी। अकॉर्डिंग टू स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी द टाइम इंटरवल मेजर्ड बाय अ मूविंग क्लॉक इज ग्रेटर देन द प्रॉपर टाइम, ठीक है। अगर कोई क्लॉक मूव कर रहा होगा, क्लॉक कोई मूव कर रहा होगा तो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के मुताबिक उसका जो टाइम होगा वो ज़्यादा होगा प्रॉपर टाइम से, ठीक है। जो क्लॉक रेस्ट में होगा उस टाइम से उसका मूविंग क्लॉक का जो टाइम पीरियड होगा वो ज़्यादा होगा। ये आपने याद रखना है, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। और इसका फार्मूला होता है, और ये किस वजह से होता है? ये टाइम डायलेशन की वजह से होता है। ये किस वजह से होता है? टाइम डायलेशन की वजह से। और इसका फार्मूला होता है डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा टी नॉट ओवर 1 माइनस वी स्क्र ओवर सी स्क्र होल स्क्र रूट। ये फार्मूला भी याद रखना है, किस वजह से होता है? टाइम डायलेशन की वजह से होता है। और ये याद रखना है कि जो मूविंग क्लॉक होता है उसका टाइम ग्रेटर होता है एज़ कम्पेयर टू द स्टॉप क्लॉक, ठीक है। जो ऑब्जर्वर हमारे पास खड़ा होगा उसके पास जो क्लॉक होगा वो आहिस्ता मूव करेगा, और जो ऑब्जर्वर दौड़ रहा होगा स्पीड के साथ उसका हमारे पास प्रॉपर टाइम से ज़्यादा टाइम इंटरवल हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द ए पार्टिकल मूव्स विद 0.6 टाइम्स ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। सी यहाँ पे क्या है? स्पीड ऑफ लाइट है। कोई पार्टिकल 0.6 टाइम्स ऑफ स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर रहा है। अगर इसके लेंथ जो है वो इट्स लेंथ अलोंग द मोशन डायरेक्शन कंट्रैक्ट्स बाय अ फैक्टर। तो मैंने आपको ये चीज़ बताई है कि जब हमारे पास कोई
चीज़ तेज़ी से स्पीड के साथ, स्पीड ऑफ लाइट के साथ मूव करेगी तो उसकी लेंथ जो है कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की वजह से। तो एल, उसका फार्मूला क्या होता है, एल इज इक्वल टू एल नॉट 1 माइनस वी स्क्र ओवर सी स्क्र। यहाँ पे उसकी वेलोसिटी हमें 0.6 दी गई है, जब उसका स्क्वायर करेंगे तो 0.36 आ जाएगा। तो ये देखें एल नॉट किसके बराबर आ जाएगा, एल किसके बराबर आ जाएगा, एल नॉट इंटू 1 माइनस 0.36 स्क्वायर रूट, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये एल हमारा 0.8 एल नॉट के बराबर आ जाएगा। नेक्स्ट है कि द रिलेटिविस्टिक मास ऑफ अ पार्टिकल मूविंग एट वेलोसिटी वी इज। तो हमारे पास जो रिलेटिविस्टिक मास होता है, जब जिस तरह किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड बढ़ती है तो उसकी लेंथ कॉन्ट्रैक्ट होती है, कम होती है, और जो मास होता है वो ज़्यादा होता है, मास हमें ज़्यादा फील होता है, जिसको रिलेटिविस्टिक मास बोलते हैं। उसका फार्मूला ये होता है एम इज इक्वल टू एम नॉट ओवर 1 माइनस वी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो मैंने ये बताया कि ये वेलोसिटी के साथ इंक्रीज करता है। द एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल एट रेस्ट इज़, किसी भी पार्टिकल की जो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के मुताबिक जो एनर्जी होती है, रेस्ट में भी उसके पास एनर्जी होती है जो एम नॉट सी स्क्वायर ई नाट के बराबर। यहाँ पे ई नाट एनर्जी है पार्टिकल एट रेस्ट की, तो वो किसके बराबर होती है, एम नॉट सी स्क्वायर के। इफ़ टू इवेंट्स आर साइमल्टेनियस इन वन फ्रेम दे मे नॉट बी साइमल्टेनियस इन एन अदर फ्रेम डिपेंड्स ऑन ऑब्जर्वर। तो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के मुताबिक ये है कि अगर दो इवेंट्स साइमल्टेनियस यानी एक ही टाइम पर किसी फ्रेम में अकर हो रहे हैं तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो दूसरे फ्रेम में भी इकट्ठे अकर हों। तो ये ऑब्जर्वर्स पे डिपेंड करता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है कि द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। जो डी ब्रोगली था उसके मुताबिक इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ क्या थी, वो थी लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर पी। ये फार्मूला याद रखें, यहाँ पे पी जो है वो मोमेंटम को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट हमारे पास है कि हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल स्टेट्स दैट। हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या कहता है कि अगर आपने किसी भी पार्टिकल की पोजीशन फाइंड आउट करनी है तो आपको मोमेंटम का पता नहीं चलेगा। अगर आपने किसी पार्टिकल का मोमेंटम फाइंड आउट कर लिया तो आप पोजीशन के बारे में कुछ नहीं कह सकते। तो ये वही फार्मूला है कि डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी। यहाँ पे डेल्टा एक्स उसकी पोजीशन है, डेल्टा पी उसका मोमेंटम है, ग्रेटर देन आर इक्वल टू एच बार ओवर टू। ये आपने फार्मूला याद रखना है, ठीक है। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का जो मैथमेटिकल स्टेटमेंट है ना वो ये है, ठीक है। डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ग्रेटर देन आर इक्वल टू एच बार ओवर टू। नेक्स्ट हमारे पास है इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन प्रूव्स मैटर हैज़ वेव नेचर। जो इलेक्ट्रॉन्स की डिफ्रैक्शन हुई थी उसकी वजह से हमें ये जो है वो प्रूव मिला था कि मैटर जो है वो वेव नेचर रखता है। मैटर की भी वैसे दो नेचर्स हैं, जिस तरह लाइट की दो नेचर हैं उसी तरह मैटर की भी दो नेचर हैं। तो हमें जो मैटर की वेव नेचर थी वो इलेक्ट्रॉन के डिफ्रैक्शन से पता चली थी। द एनर्जी ऑफ फोटान एमिटेड ड्यूरिंग अ क्वांटम जंप। तो किसी भी क्वांटम जंप के दौरान जो एनर्जी होती है फोटान की वो क्वांटाइज्ड होती है, ये मैंने आपको बताया था। तो उसका फार्मूला है ई इज इक्वल टू एच न्यू। न्यू उसकी फ्रीक्वेंसी है, एच प्लांक्स कांस्टेंट है, ई एनर्जी है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है द क्वांटम नंबर डिटरमाइन ऑर्बिटल शेप। कौन सा क्वांटम नंबर जो है वो ऑर्बिटल शेप को डिटरमाइन करता है, तो वो हमारे पास एल क्वांटम नंबर है, जिसको एजीम्यूथल क्वांटम नंबर भी बोलते हैं। एल की वैल्यू 0 से लेकर 0 1 2 3 से लेकर n-1 तक जाती है। तो नेक्स्ट हमारे पास है कि द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इज। जब हम हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम को देखते हैं तो उसमें डिफरेंट तरह की सीरीज बनती हैं, जिसमें लाइमन, बाल्मर, पास्चन, ब्रैकेट सीरीज, इस तरह की 3-4 सीरीज होती हैं। तो हमने बताना है कि उनमें से सबसे कम वेवलेंथ किसकी होती है, तो सबसे कम वेवलेंथ होती है लाइमन सीरीज की, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है कि इलेक्ट्रॉन स्पिन क्वांटम नंबर एस कैन बी। जो स्पिन क्वांटम नंबर है उसको हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन का स्पिन क्वांटम नंबर है वो क्या हो सकता है, वो +1/2 या -1/2 हो सकता है। यानी कि अगर एक इलेक्ट्रॉन का स्पिन अप होगा तो दूसरा इलेक्ट्रॉन जो होगा वो उसका स्पिन डाउन होगा, ठीक है। ये आपने पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की भी यही स्टेटमेंट है कि दो इलेक्ट्रॉन जो हैं वो किसी एक सेम स्टेट में नहीं रह सकते। अगर एक अप स्पिन कर रहा है तो दूसरा डाउन स्पिन करेगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि ए न्यूट्रॉन हैज़ अ चार्ज। तो न्यूट्रॉन पे तो कोई चार्ज नहीं होता, वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्टिकल है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है कि द चार्ज ऑन द न्यूक्लियस इज। तो चार्ज जो है वो न्यूक्लियस पे तो पॉजिटिव होता है, और जो न्यूक्लियस किस चीज़ से मिलकर बना होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से, जिनको हम कंबाइनली न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कि हाफ लाइफ इज। हाफ लाइफ क्या होता है, टाइम फॉर हाफ न्यूक्लियाई टू डिके। ये वो टाइम होता है जिसमें किसी भी एलिमेंट का जो न्यूक्लियाई है वो हाफ में यानी आधे में तकसीम हो जाता है, ये वो टाइम होता है हाफ लाइफ का।
नेक्स्ट है कि न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी इज एनर्जी व्हेन न्यूक्लियस फॉर्म्स फ्रॉम न्यूक्लियंस। न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है? जब न्यूक्लियस बनता है ना न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से, तो उनके दरमियान, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के दरमियान जो एनर्जी होती है उसको हम न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी बोलते हैं। तो ये कब आती है? जब न्यूक्लियॉन्स या न्यूट्रॉन प्रोटॉन से न्यूक्लियस बनता है। नेक्स्ट है कि अल्फा डिके रिड्यूसेस। अल्फा डिके में जब एलिमेंट कोई टूटता है तो उसमें जो प्रोटॉन होते हैं वो प्रोटॉन की तादाद 2 कम हो जाती है। उस एलिमेंट में जो 2 प्रोटॉन होते हैं वो कम हो जाते हैं अल्फा डिके के दौरान। नेक्स्ट हमारे पास है कि सन प्रोड्यूसेस एनर्जी। जो सन होता है, हमारा सूरज है, वो किस चीज़ से एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है? न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन से प्रोड्यूस कर रहा है। जो सन का कोर टेम्परेचर है, यानी कि सबसे जो उसकी अंदर वाली तय है सन की, सूरज की, वहाँ पे टेम्परेचर कितना है? वो तकरीबन 15 × 10⁻⁶ केल्विन के बराबर है। नेक्स्ट हमारे पास है कि द टाइम टेकन बाय सनलाइट टू रीच अर्थ। ज़मीन पर पहुंचने के लिए सूरज की रोशनी को कितना टाइम दरकार है? वो तकरीबन 8 मिनट्स के करीब है। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है कि सम इंपॉर्टेंट प्रीफिक्सेस बतानी है। सम इंपॉर्टेंट प्रीफिक्सेस कौन सी है? मिली है, मिली 10⁻³ माइक्रो 10⁻⁶, नैनो हमारे पास क्या है? 10⁻⁹, मीटर की वैल्यू क्या है? 10⁻³ ए डैश इज अ रीजन अराउंड अ चार्ज पार्टिकल ऑन विच इट एग्जर्ट्स अ फोर्स ऑन अदर इलेक्ट्रिक चार्जेस। तो ये किस चीज़ की डेफिनेशन है? ये वो रीजन होता है जहाँ पे एक चार्ज दूसरे चार्ज पार्टिकल पर फोर्स लगाता है। उस रीजन को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। इसका फार्मूला होता है E/Q और यूनिट इसका न्यूटन ओवर कूलम्ब होता है। तो अगर कोई नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 500 जूल वर्क हमें करना पड़े एक चार्ज को 2 पॉइंट्स के दरमियान, पोटेंशियल डिफरेंस हमने 20 वोल्ट दिया है, तो वहाँ पे जो चार्ज की मैग्नीट्यूड होगी वो क्या होगी? तो हमें पता है कि W किसके बराबर होता है? Q × ΔV। तो Q की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, तो Q हमारा W/ΔV आ जाएगा। W की वैल्यू 500 जूल, पोटेंशियल डिफरेंस हमारा 20 वोल्ट, तो ये हमारा 25 कूलम के बराबर आ जाएगा। नेक्स्ट है कि इन पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स वोल्टेज अक्रॉस ईच कैपेसिटर इज सेम। जो पैरेलल कम्बिनेशन होता है ना कैपेसिटर्स का, वहाँ पे जो वोल्टेज होते हैं वो उनकी वैल्यू जो होती है वो सेम होती है हर टर्मिनल पर। ये देखें, इस अगर सोर्स से हमें वोल्टेज मिल रहे हैं तो इस कैपेसिटर पर, इस कैपेसिटर पर, दोनों पर सेम वोल्टेज की मिकदार होगी। नेक्स्ट है कि द रिलेशन N1 sin θ1 इज इक्वल टू N2 sin θ2 इज नोन एज स्नेल्स लॉ। ये जो रिलेशन है इसको हम क्या बोलते हैं? स्नेल्स लॉ बोलते हैं। फॉलोइंग आर द वेज बाई विच लाइट कैन इंटर विद मैटर एक्सेप्ट। ठीक है, ये कौन बाकी इन तमाम तरीकों के साथ जो लाइट है वो मैटर के साथ इंटरेक्ट कर सकती है सिवाय इंटरफेरेंस के। इंटरफेरेंस जो है वो लाइट की अपनी प्रॉपर्टी है। ठीक है, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट उसकी अपनी प्रॉपर्टी है, लेकिन जो मैटर है ना, मैटर के साथ वो एमिशन भी कर सकती है, अब्जॉर्प्शन भी कर सकती है और ट्रांसमिशन भी कर सकती है, लेकिन इंटरफेरेंस नहीं कर सकती। ठीक है, मैटर के साथ। पोलराइजेशन क्या काम करती है? टू गाइड द लाइट इन वन डायरेक्शन। ये मैंने आपको बता दिया था कि लाइट को एक ही डायरेक्शन में जो हम गाइड करते हैं वो पोलराइजेशन के जरिए करते हैं। इफ़ H इज प्लांक्स कांस्टेंट देन H बार इज, H बार की वैल्यू क्या होती है? H/2π। अगर आप H को 2π से डिवाइड कर देंगे तो वो H बार की वैल्यू होती है, और H की वैल्यू भी आपको पता होनी चाहिए, वो 6.63 × 10⁻⁻34 जूल सेकंड। और H बार जो है इसको हम रिड्यूस्ड प्लांक्स कांस्टेंट बोलते हैं, और इसकी वैल्यू होती है 1.05457 × 10⁻34। द वैल्यू ऑफ एरियल वेलोसिटी, एरियल वेलोसिटी जो होती है उसकी वैल्यू, उसका फार्मूला होता है dA/dt, यानी कि एरिया का जो टाइम डेरिवेटिव ले लें तो वो हमारे पास एरियल वेलोसिटी आती है। उसका फार्मूला होता है 1/2r² dθ/dt। तो यहाँ से इसके यूनिट्स जो मिलते हैं वो हमें मीटर स्क्वायर पर सेकंड मिलते हैं। तो इसके यूनिट्स आपने लाजमी याद रखने, यूनिट और फार्मूला। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी इक्वेशन फॉर अ रोटेटिंग बॉडी। जो रोटेटिंग बॉडी है उसके लिए काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है 1/2I ω²। वैसे तो 1/2mv² होता है, लेकिन जब रोटेटिंग बॉडी के लिए बात करेंगे तो वो होता है 1/2I ω²। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स लेंस इज। कन्वेक्स लेंस की जो फोकल लेंथ होती है वो हमेशा पॉजिटिव होती है, और कनकेव लेंस की जो फोकल लेंथ होती है वो हमेशा नेगेटिव होती है। ये दोनों याद रखने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गिव लेंस फार्मूला एंड लेंस मेकर फार्मूला। ये हमारे पास लेंस फार्मूला होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ठीक है, ये हमारे पास क्या है? लेंस फार्मूला। और नेक्स्ट हमारे पास है लेंस मेकर फार्मूला जो 1/f इज इक्वल टू n-1
1/R1 माइनस 1/R2, ये दोनों फार्मूलाज आपने याद रखने हैं, पेपर में आ सकते हैं। व्हाट इज़ एन इक्वी पोटेंशियल सरफेस? इक्वी पोटेंशियल सरफेस कौन सी होती है? ऐसी सरफेस जहाँ पे तमाम पॉइंट्स पे जो सेम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो, हर पॉइंट पर, किसी भी पॉइंट पर हम उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चेक करें तो वो वहाँ पे सेम हो। नेक्स्ट हमारे पास है कि द एरिया अंडर द कर्व ऑफ फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ गिव्स। जब हम फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ का एरिया कैलकुलेट करते हैं तो वो हमें क्या देता है? वर्क डन देता है, ठीक है। व्हाट इज़ द प्राइमरी फोकस ऑफ फिजिक्स ऑफ साउंड? फिजिक्स ऑफ साउंड जो है उसका प्राइमरी फोकस क्या होता है? उसमें हम साउंड की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको स्टडी करते हैं, यही उसका मेन फोकस होता है ना, कि साउंड की प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करना। व्हाट इज़ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन? तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का जो हमारे पास मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है वो F इज़ इक्वल टू कैपिटल G स्मॉल m कैपिटल M ओवर आर स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है कि लाइक चार्जेस डैश ईच अदर। लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं और डिफरेंट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। व्हाट इज रेजिस्टेंस इन इलेक्ट्रिक सर्किट? किसी सर्किट में रेजिस्टेंस क्या होती है? ये वो चीज़ होती है जो इलेक्ट्रिक चार्जेस के फ्लो को अपोज करती है, ठीक है। यानी कि करंट की जो अपोजिशन होती है, करंट को जो अपोज करती है चीज़, वो क्या होती है? रेजिस्टेंस कहलाती है। व्हाट इज़ द सोर्स फंडामेंटल सोर्स ऑफ मैग्नेटिज्म? मैग्नेटिज्म का जो फंडामेंटल सोर्स होता है वो हमारे पास मूविंग चार्जेस होते हैं, ठीक है। फंडामेंटल सोर्स ऑफ मैग्नेटिज्म क्या है? मूविंग चार्जेस। नेक्स्ट है कि व्हाट डज किरचॉफ्स जंक्शन रूल स्टेट? किरचॉफ के दो तरह के कानून है, एक जंक्शन रूल है और दूसरा लूप रूल है। तो जंक्शन रूल क्या कहता है कि अगर किसी जंक्शन पर आने वाले करंट्स का सम लें तो उस जंक्शन से निकलने वाले करंट्स का सम दोनों आपस में बराबर होंगे। यानी कोई एक जंक्शन है ये वाला, तो इस पर जो आने वाले करंट्स होंगे और इस पर जो जाने वाले करंट्स होंगे, दोनों का सम जो है वो बराबर होगा, ठीक है। जो लूप रूल है वो क्या कहता है? वो कहता है कि सम ऑफ वोल्टेज अराउंड अ क्लोज्ड लूप। किसी क्लोज्ड लूप के अगर गिर्द हम वोल्टेज को कैलकुलेट करें तो उनका सम ज़ीरो होता है, ठीक है। यानी किसी भी क्लोज लूप के अगर हम जो वोल्टेज हैं कैलकुलेट करें तो वो ज़ीरो के बराबर होगा। ये सारी चीज़ें मैंने बहुत तसल्ली के साथ आपको लॉन्ग क्वेश्चंस में उधर करवाई हुई हैं लेक्चर्स में। अगर आपने ज़्यादा समझना है तो वहाँ पे जाके आप समझ सकते हैं, ठीक है। ये 122 क्वेश्चंस हो गए हैं हमारे। नेक्स्ट हमारी कुछ फार्मूलाज हैं, कुछ लॉज हैं जो फिज़िक्स के 101 के इम्पोर्टेंट है। ये शार्ट में भी आ सकते हैं, तो आपने उनको शार्ट के हिसाब से भी देखना है और MCQs के हवाले से भी देखना है। और लास्ट पे हम बात करेंगे सब्जेक्टिव के बारे में, आपको कुछ गाइडलाइंस दूंगा तो आपने वो लाजमी याद रखनी है। वीडियो को लाजमी एंड तक देखना है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट लॉज और फार्मूलाज देखते हैं। सबसे पहले कूलम्स लॉ है, तो ये मैं आपको एक्सप्लेन करके आ चुका हूँ कि अगर दो चार्जेस हैं Q1 और Q2, तो उनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन है वो किसके बराबर होगी? वो Q1 और Q2 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके होगी? उनके दरमियान जो डिस्टेंस है R है उनके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी। यहाँ पे K जो है वो कांस्टेंट है, K की वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर ओवर कूलम स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट हमारे पास है गॉसेस लॉ। द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस इज इक्वल टू द चार्ज इनक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। किसी भी जो क्लोज सरफेस पे अगर हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेक करना चाहते हैं तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होती है किसी भी क्लोज सरफेस में वो इक्वल होती है उस जो सरफेस पे चार्ज है उसके, और अगर उस चार्ज को हम एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड करते हैं तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स उसके बराबर होती है। तो इसका फार्मूला होता है ये क्लोज्ड इंटेग्रल E × dA Q इनक्लोज्ड, यानी कि उस क्लोज सरफेस पर जितना चार्ज और उसको अगर आप डिवाइड कर दें एप्सिलॉन नॉट पर तो वो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बराबर होगी। ये गॉसेस लॉ है। नेक्स्ट हमारे पास है ओहम्स लॉ। करंट थ्रू अ कंडक्टर इज प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। किसी भी कंडक्टर में अगर हम करंट की बात करें तो वो प्रोपोर्शनल होता है वोल्टेज का, यानी जितना ज़्यादा वोल्टेज होंगे उतना ज़्यादा करंट होगा, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस के, यानी कि जितनी ज़्यादा रेजिस्टेंस होगी उस सर्किट में उतना कम उसमें करंट फ्लो करेगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है कि एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर ऑफ पैरेलल प्लेट्स। जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है उसमें जो एनर्जी स्टोर होती है उसका फार्मूला होता है U = 1/2 CV², और जो पैरेलल प्लेट की
कैपेसिटेंस होती है उसका फार्मूला होता है C इज इक्वल टू के एप्सिलॉन नॉट A ओवर D। ठीक है, ये दोनों फार्मूले याद रखें। नेक्स्ट हमारे पास है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का क्या फार्मूला होता है? V इज इक्वल टू W बटा Q। तो यहाँ पे हमारे पास K इज इक्वल टू Q बटा R, और अगर हम नेगेटिव डेरिवेटिव ले लें V का तो वो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाती है। ठीक है, अगर हम नेगेटिव डेरिवेटिव ले लें V का, वो हमारे पास क्या आ जाती है? इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाती है। नेक्स्ट हमारे पास है फैराडेज लॉ। फैराडेज लॉ क्या कहता है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ करंट इज इक्वल टू नेगेटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू सर्किट। ठीक है, किसी भी सर्किट में जब जो इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होती है वो किसके बराबर होती है? वो इंड्यूस्ड ईएमएफ बराबर होती है नेगेटिव ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द सर्किट। ये फाई बी यहाँ पे क्या है? मैग्नेटिक फ्लक्स है, और यहाँ पे रेट ऑफ चेंज जो है वो डी ओवर डी टी को रिप्रेजेंट करता है, रेट ऑफ चेंज, और उसका नेगेटिव उसने बोला है। ठीक है, तो उसका रेट ऑफ चेंज है। लेंज़ेस लॉ क्या कहता है? लेंज़ेस लॉ ये कहता है कि जिस वजह से इंड्यूस करंट पैदा होता है ना, ये उसी को अपोज करता है। लेंज़ेस लॉ का सिर्फ ये है कि जिस वजह से इलेक्ट्रिक करंट हमारा पैदा होता है ना, उसी वजह को वो इलेक्ट्रिक करंट अपोज करता है, इंड्यूस करंट अपोज करता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है इंडक्टेंस का फार्मूला E इज इक्वल टू माइनस एल डी आई ओवर डी टी, और इसमें इंडक्टर में जो एनर्जी स्टोर होती है उसका फार्मूला होता है U इज इक्वल टू 1/2 Li स्क्वायर। नेक्स्ट ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फार्मूला VD इज इक्वल टू 1/NQA, ये आपने याद रखना है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। नेक्स्ट हमारे पास है जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये क्या कहता है कि अगर दो सिस्टम A और B आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो अगर हम एक तीसरा सिस्टम लें C, वो भी इनके थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। ठीक है, तो ये वही है कि हरारत जो है वो गर्म जिस्म से ठंडे जिस्म की तरफ फ्लो करती है। तो अगर दो सिस्टम आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो अगर तीसरे का भी हम कर दें तो A से C भी वो हमारे पास थर्मल इक्विलिब्रियम में, B से C भी थर्मल इक्विलिब्रियम में, यानी सारे सिस्टम जो होंगे वो आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसमें वो कहता है कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली चेंज फॉर्म। एनर्जी को ना हम पैदा कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ये सिर्फ एक फार्म से दूसरी फार्म में चेंज होती है। थर्मोडायनेमिक्स में अगर बात करें तो हमारे पास क्या होता है कि ये हमारे पास अगर हम किसी सिस्टम को हीट देते हैं तो वो दो काम करती है। एक तो वो मॉलिक्यूल्स की इंटरनल एनर्जी को बढ़ा देती है, और दूसरा वो सिस्टम पर जो वर्क डन करती है। कोई भी अगर हमने किसी सिस्टम को क्यों हीट दी है तो वो दो काम करेगी, एक इंटरनल एनर्जी बढ़ा देगी मॉलिक्यूल्स की, दूसरा वो वर्क डन करेगी। तो यही फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। ठीक है, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है कि इन एनी नेचुरल प्रोसेस द टोटल एंट्रोपी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑलवेज इंक्रीजेज। यानी कि कोई भी जो हमारा नेचुरल प्रोसेस है उसमें जो इंट्रोपी होगी वो हमेशा इंक्रीज ही करेगी। इंट्रोपी का क्या मतलब है? डिसऑर्डर या रैंडमनेस। तो इसका फार्मूला ये होता है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट हमारे पास है एम्पेयर्स लॉ। एम्पेयर लॉ क्या कहता है? द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ क्लोज लूप इज प्रोपोर्शनल टू टोटल करंट पासिंग थ्रू द लूप। अगर आपने किसी भी क्लोज लूप में मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है तो वो किसके बराबर होगा? वो प्रोपोर्शनल टू होगा टोटल करंट पासिंग थ्रू द लूप। ठीक है, तो इसका फार्मूला ये होता है क्लोज इंटेग्रल B डॉट डी आई इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इन क्लोज। ठीक है, ये फार्मूला भी याद रखें, इसकी स्टेटमेंट भी याद रखें। तो जितने भी अहम फार्मूले थे, स्टेटमेंट्स थी, वो मैंने आपको वो भी करवा दिया, तो आपने इसको शॉर्ट के हवाले से लाजमी देखना है। तो अगर लॉन्ग की बात करें तो लॉन्ग के बारे में भाई फिजिक्स 101 के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि मैक्सिमम लॉन्ग क्वेश्चन जो होते हैं वो कंसेप्चुअल होते हैं, न्यूमेरिकल टाइप होते हैं, तो वो वैल्यूज़ चेंज होती हैं। तो आपने अपना टाइम नहीं ज़ाया करना। तो अगर आप पूरे नंबर लेना चाहते हैं तो हमारी लेक्चर सीरीज़ को फॉलो करके कॉन्सेप्ट्स को हासिल करें। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स अच्छे होंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको कहीं पे भी आपको जो है वो नाकामी का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये जो छोटी छोटी वीडियोज़ आती हैं इन पे खुदारा तवज्जो ना दें कि ये हो गया वो हो गया, सिर्फ अपने फोकस करें कॉन्सेप्ट पे। जिसको कॉन्सेप्ट आता होगा इंशाल्लाह ताला वो कामयाब हो जाएगा, उसको कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए हमारी 5 मैथमेटिक्स की जो फिजिक्स 101 की लेक्चर सीरीज़ है उसको लाजमी देखें। ठीक है, उसके बारे में कोई भी गैस नहीं आपको बताएगा कि ये आप कर लें, वो टॉपिक कर लें, ये कर लें, नहीं। वो न्यूमेरिकल टाइप हो गए क्वेश्चन, एक क्वेश्चन होगा न्यूमेरिकल टाइप, वो आपने करना होगा। हो सकता है वो उन्होंने कोई अपने आप से दे दिया हो सकता हो कोई उन्होंने डेरिवेशन का फार्मूला, जो डेरिवेशंस वगैरह हैं जो भी है वो हमने अपने लेक्चर्स में करवाए हुए हैं। तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी इसको सब्सक्राइब करें। बहुत ज़्यादा मेहनत होती है इन वीडियोज़ पर। बाकी सीरीज़ को भी देखें, MTH 101 की जो है वो
प्रिपरेशन 202 की 100 की सारी आपने वीडियोस को देख के इंशाल्लाह ताला पेपर में अच्छे मार्क्स आपके आ जाएंगे। कॉन्सेप्ट्स पे फोकस लाजमी करें। बहुत शुक्रिया स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।